हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 311 चू फैंग मंच में प्रवेश करता है। किलिन राजकुमार की हवेली के बाहर सजा के मैदान में अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे थे। जिस समय वे सजा के मंच पर क्यू फेग्यान को देख रहे थे, उसी समय वे उन दो लोगों को भी देख रहे थे जो सजा के मंच के सामने खड़े थे। उन दो लोगों में से एक ने चोगा पहना था और दूसरे ने सोने का कवच पहना था। उन दोनों ने असाधारण वातावरण दिया और उनके पास स्वर्ग क्षेत्र की साधना थी। वे क्रमशः लिंग्यून स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन और किलिन राजकुमार भवन के स्वामी लिन मोली थे। वे दोनों एजोर प्रांत के सबसे मजबूत किरदार थे। उनका एक ही जगह पर होना एक दुर्लभ दृश्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग इस वजह से उत्साहित महसूस करते थे। लेकिन दुख की बात है कि वे लोग उन दोनों की फुसफुसाहट नहीं सुन पाए। मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार हमें सबसे पहले क्यू फेग्यान को जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए। अगर यह मामला बहुत लंबा खींचता है तो इससे छिपी हुई परेशानियां ही बढ़ेंगी। लिन मोली ने क्यू फेग्यान को देखा और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। महल के स्वामी, आप नहीं जानते कि चू फैंग कितना राक्षसी है। इस बच्चे को हटाना ही होगा, नहीं तो वह जो तरीके अपनाता है उससे वह 3 साल से भी कम समय में हम दोनों से आगे निकल जाएगा। उस समय जो लोग बुरी स्थिति में होंगे वे हम ही होंगे। यान यांगटियन ने समझाया, भले ही कोई बुरी स्थिति हो लेकिन उसमें जो होगा वह तुम ही हो। चू फैंग और तुम्हारे लिंग्यून स्कूल में द्वेष है, लेकिन उसे मेरे किलिन राजकुमार की हवेली से कोई द्वेष नहीं है। लिन मोली ने ठंडी सांस ली। भले ही वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा था वह यान यांगटियन था, फिर भी वह बहुत घमंडी था। आखिरकार ताकत को अलग रखते हुए स्थिति के मामले में वह एजोर प्रांत का सच्चा शासक था। हो महल के मालिक, इसे ऐसे मत कहो। अगर यह पहले था तो चू फैंग और आपके किलिन राजकुमार की हवेली के बीच वास्तव में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि कुछ दोस्ताना रिश्ते थे। लेकिन वर्तमान अतीत से अलग है। तुम चू फैंग के शपथबद्ध बड़े भाई को मारने जा रहे हो। अपने स्वभाव के कारण अगर वह बदला लेता है तो तुम्हारे किलिन राजकुमार की हवेली निश्चित रूप से मेरे लिंग्यून स्कूल से भी अधिक दयनीय स्थिति में होगी। यान यांगटियन ने व्यंग्य करते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे क्यू फेग्यान से छुटकारा दिलाने के लिए जो कुछ भी किया वह किया। तो तुम जानबूझकर मुझे अपने साथ नीचे खींच रहे थे। उस पल लिन मोली को थोड़ा गुस्सा आया। आह हवेली के स्वामी, ऐसा मत कहो। क्या मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ? क्यू फेग्यान क्यू कबीले का प्रमुख है और तुम लिन कबीले के सदस्य हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि भविष्य में वह तुम्हारा पद हड़प लेगा? यान यांगटियन मुस्कुराया और अपना बचाव किया। तो क्या तुम ये यकीन करने की हिम्मत रखते हो कि चू फैंग निश्चित रूप से आएगा और क्यू फेग्यान को बचाएगा? क्या वह वास्तव में इस स्थिति के लिए मूर्ख होगा और अपनी मृत्यु के लिए आगे आएगा? लिन मोली को कुछ संदेह था। चू फैंग की जांच करने के बाद मेरी समझ से वह ऐसा ही व्यक्ति है। लेकिन यह मत कहो कि वह मूर्ख है, क्योंकि वह एक छोटा सा शैतान है जिसके पास कुछ तरीके हैं। भले ही तुम और मैं यहाँ पहरा दें, हम लापरवाह नहीं हो सकते। यान यांगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, ये तो बहुत बुरा है। ठीक उसी समय राजकुमार के महल का एक गार्ड घबराया हुआ चेहरा लिए दौड़ता हुआ आया। यह क्या है? ये देखकर लिन मोली की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। लॉर्ड लिन चोंग गायब हो गए हैं और उनके द्वारा पाले गए भयंकर जानवर को किसी ने मार दिया है। गार्ड ने घबराकर जवाब दिया, तुम कूड़े के ढेर हो। अगर तुम एक इंसान की भी देखभाल नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ रखने का क्या मतलब है? ये शब्द सुनने के बाद लिन मोली का चेहरा तुरंत बदल गया और जैसे ही उसने कहा वह जाने वाला था। तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखकर यान यांगटियन ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। बेशक ये चोंग एर को खोजने के लिए है। वह मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होने देना चाहता। लिन मोली ने जवाब दिया, आप अभी ऐसा नहीं कर सकते। आप इस समय कैसे जा सकते हैं? शायद ये चू फैंग की योजना है कि वह बाघ को पहाड़ से दूर ले जाए। यान यांगटियन ने कहा। ये शब्द सुनकर लिन मोली और भी चिंतित हो गया, इसलिए उसने गुस्से में कहा, तो मुझे उसे और भी ज्यादा ढूंढना होगा। अगर मेरे चोंग र को कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओगे?
अगर क्यू फेग्यान को चू फैंग बचा लेता है और जब वे दोनों कई सालों के बाद वापस आते हैं तो मरने वाले लोग सिर्फ तुम्हारे चोंग एर नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा पूरा किलिन राजकुमार का महल और मेरा पूरा लिंग्यून स्कूल भी मरेगा। इसके अलावा आपका चोंग एर चू फैंग द्वारा नहीं छीना गया होगा। हवेली के स्वामी, मैं आपसे वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कहता हूँ। यान यांगटियन की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने हर एक शब्द और वाक्य के साथ लिन मोली को याद दिलाया। उस पल लिन मोली थोड़ा हिल गया था। एजोर प्रांत का शासक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से यह निर्धारित कर सकता था कि कौन अधिक महत्वपूर्ण था। अंत में उसने अपने दिल में बेचैनी को सहन किया और चुपचाप दोपहर के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए पीछे रह गया। चुपचाप चू फैंग की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और चू फैंग शुरू से आखिर तक कभी नहीं दिखा। इससे लिन मोली और यान यांगटियन बेचैन हो गई, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि चू फैंग न दिखे। अगर वह दिखाई देता तो उन्हें 90% भरोसा था कि वे चू फैंग को मार सकते हैं और छिपी हुई बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर चू फैंग प्रकट नहीं हुआ तो इस दिन के बाद से वे हर दिन हर घंटे बेचैनी में रहेंगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि किस दिन वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने आम दृश्य को तोड़ दिया, हत्या का भयावह देवता, अपने रास्ते पर वापस आ जाएगा और उन सभी को निर्दयी तरीकों से मार डालेगा, बिना कुछ भी पीछे छोड़े। दोपहर हो गई है। आखिरकार एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसी क्षण सभी के दिल धड़क उठे, क्योंकि क्यू फेग्यान की फांसी का समय आ गया था। स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार दिया जाने वाला था। उस समय यान यांगटियन और लिन मोली बेहद बेचैन थे, क्योंकि चू फैंग दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब था कि चू फैंग ने क्यू फेग्यान को बचाने का प्रयास छोड़ दिया था और भविष्य में उनके दिन और रात चिंता में ही गुजरेंगे। क्यू फेग्यान के लिए उसने केवल धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उसने पहले ही परिणाम की पुष्टि कर दी थी। ये परिणाम वास्तव में वह था जिसका उसे सबसे अधिक इंतजार था। कम से कम वह किसी और को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि जो लोग अंदरूनी मामलों के बारे में नहीं जानते थे, उनके मन में जटिल भावनाएं थीं, क्योंकि वे विशाल गिलोटिन को घूर रहे थे। वे गिलोटिन के उतरने और क्यू फेग्यान के 2 टुकड़ों में कटने के दृश्य का इंतजार कर रहे थे। महल के स्वामी, उसी क्षण सिर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने लिन मोली की ओर अपनी नजर डाली। जहां तक लिन मोली का प्रश्न है, उसने पहले क्यू फेग्यान को देखा, फिर उसने असहाय भाव से कहा, मार डालो। फुसफुसाहट, लेकिन लिन मोली के बोलने के तुरंत बाद एक ठंडी रोशनी उड़ी। गति तेज थी और शक्ति मजबूत थी। ये सीधे गार्ड के सिर में जा लगी और निष्पादन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कौन? उस पल सभी लोग चौंक गए। वे अपनी नज़र उस दिशा की ओर घुमाए बिना नहीं रह सके जिस ओर से ठंडी रोशनी उड़ रही थी, और उस पल वे स्पष्ट रूप से एक युवक की आकृति देख सकते थे जिसके पैर हवा में थे और वह खड़ा था और तैर रहा था। वह युवक बिल्कुल चू फैंग था। वर्तमान चू फैंग हवा में लटका हुआ था। उसके शरीर पर एजो ड्रैगन स्कूल का लंबा लबादा हवा के साथ लहरा रहा था और उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा बोरा भी था। अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह भीड़ पर झपटा और बोला, सभी को माफ करें, मैं चू फैंग देर से आया हूँ। चू फैंग, ये वास्तव में चू फैंग है। उसने इस जगह आने की हिम्मत कैसे की? वह हवा में कैसे चल पाता है? स्वर्ग, क्या ऐसा हो सकता है कि चू फैंग भी स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो? नहीं, ये सही नहीं है। उसकी आभा अभी भी स्पष्ट रूप से गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और यह वैसी ही है जैसी तब थी जब उसने दुगु एओयुन के साथ युद्ध किया था। चू फैंग की उपस्थिति ने सभी को आश्चर्य से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। चाहे उन्होंने चू फैंग को पहचाना हो या नहीं, उस पल वे अचंभित थे और उनकी आंखों में अविश्वास भर गया था। चू फैंग, तुम में यहाँ आने की हिम्मत है। तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत की। लेकिन दूसरों की तुलना में यान यांगटियन बहुत खुश था और बिना कुछ और कहे वह उड़कर चू फैंग के पीछे आ गया और उसके भागने का रास्ता रोक दिया। मेरे भाई क्यू फेग्यान को जाने दो और मैं आज के मामले को अस्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ाऊंगा। चू फैंग ने बिना किसी डर के शांति से कहा। हम्फ, चू फैंग, आपके शब्द काफी बड़े हैं। मुझसे इस तरह बात करने की आपकी क्या क्षमता है? लिन मोली ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा। चू फैंग को देखने के बाद उसका तनावग्रस्त दिल आखिरकार हल्का हो गया। किसके साथ? उसके साथ। चू फैंग ने केवल ठंडी मुस्कान दी और अचानक अपने कंधे पर रखा बोरा फेंक दिया। तभी सबके सामने एक शव दिखाई दिया। वह व्यक्ति बहुत मोटा था। वह पूरी तरह से नंगा था और उसने एक भी चीज नहीं पहनी थी। उसकी कमर पर एक बड़ा सा चिन्ह था
और यह चिन्ह उसके कमर के हिस्से को देखने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस तख्ती पर ताजे लाल खून से 4 बड़े शब्द लिखे थे, मैं एक विकृत व्यक्ति हूँ। फिर जब कोई उसके चेहरे को देखता तो उसे पता चलता कि यह लिन मोली का बेटा लिन चोंग था। अध्याय 312 आपने इसे मजबूर किया। वर्तमान लिन चोंग को कुछ हद तक बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उसके बाल बिल्कुल मुर्गी के घोंसले जैसे हो गए थे और उसे इस हद तक पीटा गया था कि उसकी नाक नीली हो गई थी और उसका चेहरा सूज गया था। चू फैंग ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा रखा था और वह दर्द से संघर्ष कर रहा था, फिर भी वह भागने में असमर्थ था। चोंग एर लिन चोंग को देखने के बाद जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा बदलाव आया वह कोई और नहीं बल्कि लिन मोली था। उसने चू फैंग की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, चू फैंग, जल्दी से मेरे चोंग एर को जाने दो वरना मैं तुम्हारी लाश को 10,000 टुकड़ों में काट दूंगा। ओह, मैं कहता हूँ हवेली के स्वामी, आप अभी किसे डरा रहे हैं? अगर मैं उसे जाने नहीं दूंगा तो आप मेरी लाश को 10,000 टुकड़ों में काट देंगे, लेकिन फिर अगर मैं उसे जाने दूंगा तो क्या आप मेरी लाश को 5 घोड़ों से नहीं बांटेंगे? धिक्कार है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, फिर भी तुमने यह बात कह दी कि मैंने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की। तुमने मुझे मारने का आदेश दिया, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं जाने दिया। अंत में मैं अभी तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और हे भगवान, तुमने फिर भी ऐसी बकवास की। मैं तुमसे यही कहूँगा, बकवास कम बोलो और मेरे भाई क्यू फेग्यान को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घटिया बेटे की खाल जिंदा ही नोच लूंगा। चू फैंग ने बोलते हुए अपनी कमर से खंजर निकाला। खंजर ठंडी चमक के साथ चमक रहा था और यह बेहद तेज था। चू फैंग ने इसे लिन चोंग के बेडरूम से लिया था जब वह इसके पास से गुजरा था। लोगों को डराने के लिए ये चीज 100 परिवर्तनों के धनुष से ज्यादा उपयोगी थी जिसे चू फैंग किसी भी समय निकाल सकता था। तुम्हारी हिम्मत! ये देखकर लिन मोली, जो लिन चोंग से बेहद प्यार करता था, उसका चेहरा तुरंत डर से बदल गया और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए धमकी दी, मेरी हिम्मत नहीं है, ध्यान से देखो, देखो मेरी हिम्मत है या नहीं। लेकिन चू फैंग ने केवल ठंडी सांस ली और उसके बाद उसका हाथ अचानक नीचे गिर गया। उसके हाथ में खंजर सफेद रोशनी की एक पंक्ति में बदल गया और लिन चोंग के हाथ से गुजर गया। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। तेजी से आगे बढ़ने के बाद लिन चोंग ने तुरंत एक दयनीय चीख लगाई जो किसी भूत के रोने और भेड़िए के रोने जैसी थी, क्योंकि चू फैंग ने पहले ही उसकी 3 उंगलियां काट दी थीं। पीड़ा के कारण उसका सिर पसीने से भर गया और उसके आंसू और नाक से बलगम भी बह निकला, क्योंकि वह जो सबसे ऊपर खड़ा था उसने कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था। चू फैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस दृश्य ने लिन मोली को हल्का सा भी गुस्सा नहीं दिलाया। उसका बूढ़ा चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया और उसका चेहरा चाह रहा था कि वह चू फैंग को जिंदा ही खा जाए। तुमने क्या कहा? मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। चू फैंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसके ब्लेड ने फिर से वार किया। इस बार उसने लिन चोंग की बची हुई 2 उंगलियां काट दी। टिल्ड 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 टिल्ड। उसी क्षण लिन चोंग और भी जोर से बोला और सिसकते हुए उसने लिन मोली की ओर चिल्लाया, पिताजी, जल्दी से सीनियर क्यूई को रिहा कर दीजिए, वरना आपका बेटा मैं उसके द्वारा यातना देकर मार डाला जाऊंगा। उसे रिहा करो, क्यू फेग्यान को रिहा करो। अपने प्यारे बेटे को ऐसी दयनीय और दर्दनाक स्थिति में देखकर लिन मोली का दिल और भी अधिक दुख गया और उसने तुरंत रिहाई का आदेश दिया। नहीं, उसे रिहा नहीं किया जा सकता। जवाब में यान यांगटियन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मैं जो कहता हूँ वही होता है। मैंने कहा था कि उसे रिहा करो, जल्दी से उसे रिहा करो। लिन मोली भी नाराज था। उसके लिए उसके बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। स्वाभाविक रूप से किलिन राजकुमार के महल के पहरेदार लिन मोली के इरादों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से की फेग्यान की रस्सियां खोली और उसे गिलोटिन के नीचे से घसीट कर नीचे ले गए। सजा सुनाने के मंच से दूर रहो, चू फैंग गुस्से से चिल्लाया। लिन मोली को इस बात का गहरा डर था कि उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से सजा सुनाने वाले मंच पर मौजूद सभी लोगों को चले जाने का आदेश दिया और खुद भी जल्दी से सजा सुनाने वाले मंच से चला गया। जब सभी लोग सजा सुनाने के मंच से दूर चले गए और चू फैंग ने लिन चोंग को एक हाथ से पकड़ लिया और सजा सुनाने के मंच पर पहुंच गया, उस पल चू फैंग को वास्तव में महसूस हो रहा था कि क्यूई फेग्यान कितना कमजोर था। ये देखा जा सकता था कि इन दिनों में उसे कोई छोटी मोटी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी थी। कम से कम वर्तमान क्यूई फेग्यान में थोड़ी सी भी युद्ध शक्ति शेष नहीं थी। भाई,
तुम्हारा छोटा भाई, मैं देर से आया हूँ। चू फैंग ने क्यू फेग्यान को सहारा दिया और उसके चेहरे पर अपराध बोध छा गया। हो, साले, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन अभी ऐसा नाटक करने का समय नहीं है। तुम आ ही गए हो, तो तुम्हें मुझे जिंदा बाहर निकालना होगा, वरना मैं भूत बन भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्यू फेग्यान बहुत कमजोर था, लेकिन वह बहुत खुश था क्योंकि इसका मतलब कम से कम ये था कि उसने पहले बिना किसी कारण के चू फैंग की मदद नहीं की थी, कि उसने क्यू फेग्यान ने गलत व्यक्ति को नहीं चुना था। चिंता मत करो, अगर तुम भूत भी बन जाओ तो तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारा छोटा भाई, जो तुम्हारे साथ आएगा। चू फैंग शांति से मुस्कुराया, फिर उसकी नज़र असामान्य रूप से तेज हो गई। उसने पहले भीड़ को देखा, फिर उसकी नज़र यान यांगटियन पर पड़ी जो हवा में खड़ा था और उसने जोर से कहा, हटो, आज यहाँ से जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन यान यांगटियन ने बिल्कुल भी कदम नहीं उठाया। उसने अपनी स्थिति की रक्षा की और उसकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मैंने तुम्हें हिलने के लिए कहा था। ये देखकर चू फैंग को दया नहीं आई। उसने अपना हाथ उठाया, लिन चोंग की बांह पकड़ी, फिर पीछे मुड़ गया। एक झटके से लिन चोंग की बांह को वी आकार में मजबूर कर दिया गया। टिल्ड लानत है यान यांगटियन पर, जल्दी से भाग जाओ। लिन चोंग दर्द से मुंह बना लिया और उसने गुस्से में और जोर से गाली दी। यान यांगटियन, हटो, यह एक आदेश है। उसी समय लिन मोली, जो अपने बेटे से प्यार करता था और बेहद चिंतित था, उसने भी यान यांगटियन पर दहाड़ लगाई। लिन मोली के बलपूर्वक रवैये का सामना करते हुए यान यांगटियन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। लेकिन अंत में उसने फिर भी सहयोग किया और न केवल उसने अपने सीलिंग दबाव को वापस ले लिया, बल्कि वह आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गया। ये देखकर चू फैंग ने एक हाथ से क्यू फेग्यान को सहारा दिया और दूसरे हाथ से लिन चोंग को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद उसके पैरों के नीचे रोशनी चमकी और एक झटके में वह एक उल्कापिंड की तरह तेजी से बाहर निकल गया। वह पागलों की तरह दूर क्षितिज की ओर भागा, और जिस दिशा में वह भाग रहा था वह 100 मोड़ों की घाटी थी। छोड़ना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। उसी समय लिन मोली और यान यांगटियन लगभग एक ही समय में आगे बढ़े और उनकी गति चू फैंग से भी तेज थी क्योंकि वे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, चू फैंग ने वास्तव में अपनी शक्ति से क्यू फेग्यान को बचाया है। इस लड़के में इतनी हिम्मत है कि वह आसमान को भी ढक सकता है। लेकिन उस विषय पर वह अपनी साधना के साथ हवा में चलने में सक्षम है, तो क्या ये संभव है कि उसे शाही आकाश ऋषि की विरासत मिली हो? चू फैंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद शुरू में पूरी तरह से शांत सजा स्थल पर अचानक शोरगुल मच गया और हर कोई उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया जो अभी अभी हुआ था। चू फैंग, जो सिर्फ 16 साल का एक युवक था, हिम्मत करके किलिन राजकुमार के महल के सजा देने वाले मैदान में घुस गया और अपनी शक्ति से उसने 2 स्वर क्षेत्र विशेषज्ञों, किलिन राजकुमार के महल के स्वामी लिन मोली और लिंग्यून स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन के हाथों से के फेग्यान को छीन लिया। ये सिर्फ एक किंवदंती की तरह लग रहा था। यद्यपि चू फैंग ने ये सब करने के लिए विशेष तरीकों पर भरोसा किया, लेकिन विशुद्ध रूप से वह कुशलता, वह बहादुरी, वह ताकत बहुत से लोगों में नहीं पाई जा सकती थी। इसलिए उस समय बहुत से लोगों को ऐसा नहीं लगा कि चू फैंग कोई गलत काम कर रहा है, बल्कि बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की, खास तौर पर युवा पीढ़ी। कुछ लोगों ने तो उसे अपना आदर्श भी बना लिया क्योंकि चू फैंग के मौजूदा काम कुछ ऐसे थे जिन्हें करने का उन्होंने सपना देखा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और वे कर नहीं पाए। चू फैंग की हरकतों से लोग हैरान थे, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए हवा में भाग रहा था। भागते हुए वह यान यांगटियन की ओर चिल्लाया जो उसके करीब आ रहा था, अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिन चोंग को मार दूंगा? मार डालो, आगे बढ़ो और मार डालो। यान यांगटियन न केवल डर नहीं रहा था, बल्कि उसने ठंडे शब्दों के साथ उसका मजाक भी उड़ाया। लिन मोली, उससे कहो कि वह पीछे हट जाए वरना मैं तुम्हारे बेटे को यही मार दूंगा। चू फैंग जानता था कि यान यांगटियन को लिन चोंग के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है, इसलिए उसने लिन मोली की ओर अपनी नजर डाली जो यान यांगटियन के पीछे था। महल के स्वामी, इस लड़के से डरो मत। आज उसे भागने नहीं देना चाहिए वरना भविष्य की परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। उस समय ये सिर्फ आपके बेटे की मौत नहीं होगी, बल्कि एक पूरे कबीले की मौत होगी। ये देखकर यान यांगटियन ने भी जल्दी से आग्रह किया और बोलते बोलते चू फैंग के पास पहुंचता गया। साथ ही भयानक स्वर क्षेत्र का दबाव भी चुपके से चू फैंग को घेरने लगा। यान यांगटियन की सलाह सुनने के बाद लिन मोली भी हिचकिचाने लगा।
हालांकि उसका प्यारा बेटा उसके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर वह अपने बेटे की तुलना पूरे किलिन राजकुमार के महल से करे तो यह निर्णय लेना वास्तव में कठिन नहीं था। ये देखकर कि लिन मोली पहले से ही हिल चुका था और यान यांग टियन लगातार उसका पीछा कर रहा था, चू फैंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसे पता चल गया कि स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए उसका चेहरा भयावह होने से नहीं बच सका और उसकी निगाहों में एक निश्चितता का भाव झलक उठा। उसने एक हाथ से लिन चोन को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। उसके बाद उसकी हथेली से लगातार गहरी शक्ति की परतें उभरने लगी और उसने यान यांगटियन और लिन मोली से क्रूरतापूर्वक कहा, तुम दोनों ने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। आज बेहतर होगा कि तुम मुझे भागने न दो, वरना भविष्य में भले ही तुम आसमान के छोर या समुद्र के कोने में छिप जाओ, मैं फिर भी तुम दोनों को मार डालूंगा। जैसे ही उसने कहा, चू फैंग ने अचानक अपनी हथेली कस ली और भयानक गहन शक्ति लिन चोन के शरीर में घुस गई। वह बड़ा और बड़ा होता गया और अंत में एक बड़े विस्फोट के साथ लिन चोन खून की धुंध बन गया जो हवा में तैरने लगा। अध्याय 313 राक्षसी पंख। खून की ताज़ा लाल धुंध हवा में तैर रही थी और विकृत लिन चोन पहले ही पूरी तरह से मर चुका था। चू फैंग ने उसे बचने का एक भी मौका नहीं दिया। उस समय लिन मोली और यान यांगटियन दोनों अचंभित रह गए और वे चू फैंग की कार्रवाई से चकित थे। यान यांगटियन ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि चू फैंग ने वास्तव में लिन चोन को मारने की हिम्मत की होगी, क्योंकि आखिरकार लिन चोन वर्तमान में चू फैंग की सुरक्षा का एकमात्र उपकरण था। लिन मोली के लिए ये कहना कि उसकी प्रतिक्रिया सबसे बड़ी थी, सबसे सटीक वर्णन था। जिस बेटे से वह इतना प्यार करता था, जिस बेटे को वह अपने खजाने की तरह रखता था, उसे उसी समय किसी ने मार डाला। उसे इस तरह मारा गया कि उसकी लाश या कोई अवशेष भी नहीं बचा। वह कैसे शांत रह सकता था? चू फैंग, मैं तुम्हारी लाश को 10,000 टुकड़ों में काट दूंगा। अचानक लिन मोली आसमान की ओर चिल्लाया और उसकी भयंकर दहाड़ गरजने जैसी थी, लेकिन साथ ही जानवरों के राजा की आवाज जैसी भी थी। यहाँ तक कि हवा भी हिलने से थोड़ी कांप उठी, मानो वह किसी भी समय ढहने वाली हो। दर्जनों मील तक के पक्षी और जानवर बेतरतीब दिशाओं में भागते और उड़ते रहे। उसी समय भयानक स्वर क्षेत्र के दबाव की दो लहरें आसमान और धरती को ढकती हुई बाहर निकलीं। ये स्वर्ग की शक्ति के एकत्र होने का दबाव था। वह विशेष शक्ति हवा में उमड़ पड़ी और कोई भी साफ तौर पर देख सकता था कि हवा भी थोड़ी कांप रही थी, मानो वह बर्बर शक्ति की लहर से डर रही हो। अरे यार, स्वर्गलोक का दबाव सचमुच बहुत ज्यादा है। दबाव के वास्तव में आने से पहले ही चू फैंग को बहुत बड़ी शक्ति का एहसास हो गया था। यहाँ तक कि उसका खून भी उबल रहा था और उसके अंग ऐंठ रहे थे। उसके पूरे शरीर की हड्डियां चरमरा रही थीं और ऐसी आवाजें आ रही थीं मानो उसका पूरा शरीर टूटने वाला था। यद्यपि वर्तमान चू फैंग ने एग्गी की शक्ति उधार ली थी और वह गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर का विशेषज्ञ था, लेकिन जब उसे स्वर्ग क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ा तो उसे वास्तव में महसूस हुआ कि वह कितना कमजोर था, इस हद तक कि वह उनसे एक भी वार नहीं झेल सकता था। चू फैंग को इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि अगर दबाव की दो लहरें बिना किसी अन्य तरीके का उपयोग किए और केवल दबाव के साथ निकट आ जाएं, तो वे उसे जिंदा ही कुचलकर मार सकती हैं। वे उसे इस कदर कुचल सकती हैं कि उसकी हड्डियां चूर्ण में बदल जाएंगी और वह खून का कोहरा बन जाएगा। लेकिन चू फैंग बेवकूफ नहीं था। लगभग उसी समय जब उसने लिन चोन को मारा, वह पहले से ही एग्गी से जुड़ गया था और अपने शरीर को नियंत्रण के लिए एग्गी को सौंप दिया था। इसलिए जब चू फैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, तो उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह से एग्गी के कब्जे में था। महल के स्वामी, उसे मत मारो और उसे उसकी जान से मत बचाओ। इस चू फैंग के शरीर पर बहुत सारे रहस्य हैं, और न केवल उसके पास हवा में चलने के लिए शारीरिक मार्शल कौशल है, मुझे डर है कि उसने किंवदंतियों से गुप्त कौशल भी सीखे हैं। चलो पहले पता लगाते हैं कि उसके पास क्या रहस्य हैं, फिर धीरे धीरे उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उस समय यान यांगटियन भी लिन मोली को गुप्त रूप से एक मानसिक संदेश भेज रहा था और उसे लगा कि चू फैंग की छोटी सी जिंदगी पहले से ही उसके हाथ में पूरी तरह से आ गई है। उसके लालची दिल ने चू फैंग के शरीर पर गुप्त कौशल पर अपना लक्ष्य बनाया। उन शब्दों को सुनने के बाद लिन मोली, जो पहले गुस्से की ज्वाला से भरा हुआ था, उसे थोड़ी सी समझ आ गई। स्वाभाविक रूप से वह चू फैंग को कीमत चुकाने देने वाला था, लेकिन साथ ही वह चू फैंग के शरीर से विशेष तरीके प्राप्त करना चाहता था। इससे उसके किलिन राजकुमार के महल और उसके लिए बहुत लाभ होगा। तारानकन हो टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के शरीर से अचानक काले रंग की गैस निकली।
गैस का रंग आसमान को ढकने वाले काले बादल जैसा था। साथ ही ये भूतों के रोने और भेड़ियों के चीखने जैसी आवाजें लेकर आए, साथ ही हड्डियों को चीर देने वाली ठंड भी। वह ठंडक बर्फीली नहीं थी, लेकिन यह अवर्णनीय रूप से अजीब थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि काले रंग की गैस दिखाई देने के बाद चू फैंग की आभा तेजी से बढ़ी और यह पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। यह एहसास बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी काली ऊर्जा यहाँ इकट्ठी हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि चू फैंग के शरीर में कोई राक्षस है? जब उन्होंने इस तरह के बदलाव का सामना किया तो यान यांगटियन और लिन मोली के हाव भाव भी बहुत बदल गए और वे डर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय चू फैंग ने जो आभा उत्सर्जित की थी वह बहुत अजीब थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जो इंसानों में होनी चाहिए। यहाँ तक कि क्रूर भयंकर जानवरों या राक्षसी जानवरों में भी ऐसी भयावह आभा नहीं होती। तारांकन स्विश। जिस क्षण लिन मोली और यान यांगटियन को झटका लगा, चू फैंग का शरीर अचानक आगे की ओर उछला और वह प्रकाश की किरण बन गया। काले रंग की गैस के साथ वह दूर क्षितिज की ओर तेजी से उछला। गति बहुत तेज थी और इससे किसी की भी जुबान बंद जाती थी। ये पहले वाले चू फैंग से कई गुना अधिक तेज था जो इंपीरियल स्काई तकनीक का उपयोग कर रहा था। जल्दी से पीछा करो और वह भागने में सक्षम नहीं होगा। उसे मार डालो, उसे अभी मार डालो, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उस पल यान यांगटियन और लिन मोली डर गए क्योंकि काले रंग की गैस के अंदर उन्हें अभूतपूर्व भय महसूस हुआ। उस खतरनाक एहसास ने किसी के भी रोंगटे खड़े कर दिए और किसी की हड्डियां ठंडी हो गईं और वे ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। जब चू फैंग के शरीर से ऐसी अजीबोगरीब गैस निकली तो स्वाभाविक रूप से वे बेहद घबरा गए। उन्होंने चू फैंग को अभी मार डालने का निश्चय कर लिया। वे उसे सांस लेने या स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं दे सकते थे क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते थे कि उस युवक के शरीर में स्वर्ग को चुनौती देने वाली कौन सी विधियां बची हुई थी। लेकिन समय बहुत देर हो चुकी थी और काले रंग की गैस पहले ही संघनित होने लगी थी और यह विशाल काले रंग के पंखों की एक जोड़ी बन गई जो चू फैंग की पीठ से फैल गई। काले रंग के पंख चू फैंग के शरीर से कई गुना बड़े थे। एक पंख तो दर्जनों मीटर लंबा था और उसमें काले रंग के पंख भरे हुए थे। पंखों के अलावा उन्हें काले रंग की गैस ने घेर रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें उठ रही हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि काले रंग के पंख दिखाई देने के बाद हर फड़फड़ाहट के साथ यह एक हिंसक तूफान पैदा करता था। न केवल इस अजीब तूफान ने चू फैंग की आगे बढ़ने की गति को बढ़ाया, बल्कि इसने लिन मोली और यान यांगटियन को भी बाधित किया। अरे, क्या ये संभव है कि यह लड़का कोई इंसान न हो? उसके पास ऐसी अजीबोगरीब शक्तियां कैसे हो सकती हैं? क्या ये तरीके भी किसी इंसान के पास होते हैं? यान यांगटियन जो पहले भी खुशी से बातें कर रहा था, अब अपनी पुरानी जिंदगी की सारी चीजें अपने पीछे लगा रहा था। अब उसमें पहले जैसी शांति नहीं रही और वह स्वयं का एक कतरा भी रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्योंकि भले ही वह वही था, उसने पहले से ही अपने पास मौजूद सभी तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर वह चू फैंग को पकड़ना चाहता था तो वह अभी भी दबाव में था। उस समय वह चू फैंग से धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और जिस गति से वह ऐसा कर रहा था वह और भी तेज होती जा रही थी। कमीने, चुपचाप खड़ा रह, आज मैं तेरी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। यान यांगटियन की तुलना में लिन मोली पहले से ही क्रोधित अवस्था में प्रवेश कर चुका था। दबा हुआ क्रोध एक बार फिर उसके शरीर में भर गया और उसके दिल में भी भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके बेटे को उसके सामने मार दिया जाए। फिर भी वह केवल ये देख सकता था कि हत्यारा इस तरह से अहंकारी तरीके से चला गया जबकि वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। उसे चू फैंग को मारना था। बहुत ताकतवर। तो यह है एग्गी की ताकत। एग्गी, क्या तुम कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं हो? उसी समय चू फैंग भी एग्गी के तरीकों से दंग रह गया क्योंकि उस समय उसने जो तरीका दिखाया वह उसकी इंपीरियल स्काई तकनीक से कई गुना अधिक असाधारण था और यह एक साथ चर्चा करने योग्य भी नहीं था। हालांकि उसका शरीर एग्गी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, चू फैंग अभी भी महसूस कर सकता था कि दो स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ वर्तमान में एग्गी द्वारा बहुत दूर से पीछे छोड़े जा रहे थे। उनके बीच की दूरी और भी अधिक बढ़ गई। कम से कम गति के मामले में वे स्पष्ट रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग, जिसे एग्गी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, ने अचानक अपना मुंह खोला और खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया। चू फैंग के शरीर के चारों ओर फैली काली रंग की गैस भी तुरंत कम हो गई। एग्गी, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर चू फैंग तुरंत घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि एग्गी को कुछ हुआ है। अरे,
मैं इस अवस्था को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता और तुम्हारा शरीर भी मेरे राक्षसी पंखों को सहन नहीं कर सकता। एग्गी ने कड़वाहट से कहा, तो जल्दी से रुक जाओ, मुझे फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण करने दो। चू फैंग को पता था कि स्थिति खराब थी, इसलिए उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर पर नियंत्रण फिर से हासिल करना चाहता था और वह नहीं चाहता था कि एग्गी संघर्ष जारी रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। अध्याय 314 अपवाद के रूप में मदद करना। नहीं, अगर मैं तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस सौंप दूं, तो क्या तुम उनके हाथों से बच पाओगे? अगर तुम उनके द्वारा पकड़े गए तो तुम और मैं दोनों मर जाएंगे। चून की मौत या तो बाईं ओर है या दाईं ओर, तो क्यों न मैं उनके खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा दूं। हालांकि एग्गी ने चू फैंग को अपना शरीर फिर से जब्त करने का मौका भी नहीं दिया। उसने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को साफ किया और उसकी आंखों में संकल्प की झलक दिखाई दी। उसके बाद दांत पीसते हुए उसने चू फैंग के शरीर को नियंत्रित करना जारी रखा और अपनी पीठ पर काले रंग के पंखों को आगे की ओर उड़ने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश की। एग्गी, तुम। उस पल चू फैंग का दिल सचमुच दुख गया। उसे महसूस हो रहा था कि एग्गी अपनी जान जोखिम में डाल रही है। वह उसके लिए ऐसा कर रही थी। हालांकि पूरी तरह से असहाय होते हुए एक महिला के पीछे छिपने का एहसास मजेदार नहीं था। ऐसी स्थिति में एग्गी की शक्ति कमजोर होती चली गई। उसके चारों ओर कुंडलित काले रंग की गैस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। गति में उसका पूर्ण लाभ भी कम होने लगा और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। न केवल वे अपने पीछे खड़े दो लोगों को दूर फेंकने में असमर्थ थे, बल्कि जो दूरी असहज रूप से दूर हो गई थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उस बदमाश की रफ्तार धीमी हो गई है। जल्दी करो, इस मौके का फायदा उठाओ और एक ही बार में उसे ढेर कर दो। हम उसे सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दे सकते। यान यांगटियन, जो पहले तो बहुत घबराया हुआ था जब उसने देखा कि चू फैंग ने न केवल अपनी पिछली भयानक गति खो दी है, बल्कि वह हवा में भी झूलने लगा है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय गिरने वाला है। जैसे ही वह पागलों की तरह चिल्लाया, उसने अपने पूरे शरीर में स्वर्ग की शक्ति का इस्तेमाल किया और चू फैंग का पीछा करने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस बार उसे भागने का कोई मौका मत देना। मैं पहले उसे 8 टुकड़ों में काट दूंगा, फिर उसकी लाश को 10,000 टुकड़ों में काट दूंगा, फिर उसे चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर उसे कुचलकर खून और झाग बना दूंगा। वर्तमान लिन मोली की आंखों में भयंकर क्रोध उमड़ रहा था और उसका पूरा शरीर हड्डियों को चीरने वाली हत्या की मंशा से भरा हुआ था। इसके अलावा बिना कुछ रोके उसने चू फैंग का पीछा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अचानक चू फैंग के शरीर से खून का एक और घूंट निकला। उसी समय चू फैंग के शरीर के पीछे लगे काले रंग के पंख भी तुरंत गायब हो गए और उसका शरीर सीधा नीचे पहाड़ी जंगल में गिरने लगा। क्या मैं सचमुच 2 ऐसे कमजोर इंसानों से हार जाऊंगा? ये बहुत मजेदार है। उस समय चू फैंग अभी भी अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था, लेकिन अपने कान के पास वह एग्गी की आवाज सुन सकता था जिसमें अत्यधिक कड़वाहट और कमजोरी थी। अरे! हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि एग्गी की चेतना पहले से ही धुंधली थी और चू फैंग के शरीर पर नियंत्रण उसे वापस नहीं दिया जा सकता था। इसलिए चू फैंग केवल महसूस कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, जबकि वह और उसके कंधे पर क्यूफेग्यान तेजी से नीचे गिर गए। तारानकन धमाका। अंत में चू फैंग और क्यूफेग्यान पहाड़ के जंगल में उतरे और शक्तिशाली बल के कारण जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे तेज धुआं निकला और जंगल के भीतर जंगली पक्षी तितर बितर हो गए और जंगली जानवर बेतरतीब दिशाओं में भाग गए। हाँ साले, तो तेरे भी थकने के दिन आते हैं। देखते हैं इस बार तू कहाँ बचता है। उसी समय यान यांगटियन ने तेजी से उसका पीछा किया। जैसे ही उसने नीचे लुढ़कते घने धुएं को देखा, वह अंतहीन रूप से आनंदित हो गया, लेकिन अब वह लापरवाही का जरा सा भी संकेत देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने पहले नीचे की हर चीज को अपने दबाव से घेर लिया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि चू फैंग का एकमात्र बच निकलना बंद हो गया है, वह धीरे धीरे नीचे उतरा। तारानकन फफफ। ठीक उसी समय लिन मोली भी वहां पहुंच गया। वह क्रोध से भर गया और सीधे घने धुएं में कूद गया और गुस्से से चिल्लाया, चू फैंग, अपनी जान दे दो। लिन मोली ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और विशाल धुआं उड़ा दिया। हालांकि जब सब कुछ उनकी आंखों में प्रवेश करने में सक्षम हो गया, चाहे वह लिन मोली हो या यान यांगटियन, दोनों के भाव बहुत बदल गए। वे मुंह बनाते थे और उनकी उपस्थिति असामान्य रूप से अद्भुत थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा होने के बावजूद चू फैंग की आकृति वहां नहीं थी। चू फैंग वास्तव में वहां नहीं था
और वह बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गया। वह व्यक्ति कहाँ है? वह व्यक्ति कहाँ है? वह कहाँ भाग गया? बाहर आओ। लिन मोली ने पागलपन को थोड़ा सा पकड़ लिया क्योंकि वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। देखो, वहाँ शब्द हैं। ठीक उसी समय यान यांगटियन कूद गया और अपनी उंगलियों को गहरे गड्ढे की ओर इशारा किया। यान यांगटियन की उंगलियों के इशारे पर लिन मोली भी चौंक गया। गहरे गड्ढे के भीतर वास्तव में 8 बड़े शब्द थे। 8 बड़े शब्द शक्तिशाली स्ट्रोक के साथ लिखे गए थे, जबकि पूर्णता का भाव था। 8 शब्दों की सामग्री थी एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला, जीवन और मृत्यु की लड़ाई। ये टिल्ड 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 उन 8 बड़े शब्दों को देखने के बाद यान यांगटियन और लिन मोली ने पहले ठंडी हवा की सांस ली, फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और पाया कि उन दोनों की निगाहों में खालीपन, बेचैनी और डर समान रूप से उमड़ रहा था। हम क्या करें? क्या ये संभव है कि किसी ने चू फैंग को बचाया हो? लिन मोली इस अचानक दृश्य से भयभीत हो गया और उसने तुरंत अपनी समझदारी वापस पा ली और वह अब पहले जैसा पागल नहीं था। ऐसा नहीं है। अगर वाकई कोई और सक्षम व्यक्ति होता जो मदद करता, तो चू फैंग को इतने बड़े घेरे में घूमने की जरूरत नहीं होती। चू फैंग ने निश्चित रूप से हमारी दोनों आंखों को छिपाने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल किया और भाग निकला। आखिरकार वह बदमाश मूल रूप से कई अकल्पनीय तरीकों को समझता है, यान यांगटियन ने समझाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? किलिन राजकुमार के महल के भव्य स्वामी लिन मोली वास्तव में ये समझ नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए। हम और क्या कर सकते हैं? केवल एक ही रास्ता है जिस पर चला जा सकता है, और वह है एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर। यान यांगटियन ने अपनी नज़र एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर डाली। 2 दिन बाद सोमोरो की घाटी में बादलों के बीच हॉल में क्यू फेग्यांग ने उलझन में अपनी आंखें खोली। उसे अभी भी वह दृश्य याद था जिसमें चू फैंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर भाग रहा था और पहाड़ के जंगल में गिर रहा था। बाद में जो दृश्य हुए उनके बारे में उसे जरा भी याद नहीं था। तुम जाग रहे हो? अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। सिर उठाकर देखा तो वह उसका पुराना दोस्त था, इस हॉल का मालिक, रहस्यमय विशेषज्ञ, नीला लबादाधारी विश्व प्रेतात्मावादी। चू फैंग के बारे में क्या ख्याल है? वह कहाँ है? तुम्हें उसे बचाना चाहिए था, है न? क्यू फेग्यांग एक चेन के साथ खड़ा हुआ और उस पल उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वह उत्सुकता से चू फैंग के निशान खोज रहा था। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही बचा लिया है, रहस्यमय विशेषज्ञ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। हे भाई हेंग युआन, मुझे पता था कि तुम मुझे मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। ये शब्द सुनने के बाद ही क्यू फेग्यांग के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने पूछा, चू फैंग कहाँ है? तुम उसे कहाँ ले गए? मैंने उसे ऐसी जगह भेजा जहाँ उसे जाना चाहिए था। रहस्यमय विशेषज्ञ शांति से बांस से बनी रॉकिंग कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक टूटा हुआ पंखा पकड़ा और खुद को पंखा झलने लगा। एक ऐसी जगह जहाँ उसे जाना चाहिए था। क्यू फेग्यांग के चेहरे पर उलझन थी। मैं, जियांग हेंग युआन, ने एक बार कसम खाई थी कि मैं एजोर प्रांत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैं एजोर प्रांत के मामलों में भाग नहीं लूंगा। मेरा लक्ष्य केवल दिव्य शरीर की खोज करना है। मैंने इस बार जो नियम बनाए थे उन्हें तोड़कर तुम्हें और चू फैंग को बचाया। मैंने उसकी जान इसलिए नहीं बचाई कि तुम उसके लिए अच्छा बच्चा बनो। मैंने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया ताकि वह एक अच्छा बच्चा बन सके। उसमें इतनी कम उम्र में ही इतनी प्रतिभा है। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा, उसकी भविष्य की उपलब्धियां अन्य प्रांतों की युवा पीढ़ियों से कमतर नहीं होंगी। मुझे डर है कि एक दिन वह मेरे वंश के छोटे राक्षसों को भी पकड़ लेगा, क्योंकि इस लड़के के शरीर में किसी प्रकार की विशेष शक्ति प्रतीत होती है। जहाँ तक वह शक्ति है, मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हालांकि मेरी नज़र उस पर नहीं थी, बल्कि वह आपको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। बहुत से लोगों में ऐसा जज्बा नहीं होता, इसलिए वह मेरी मदद के लायक था। जियांग हेंग युआन ने इस तरह समझाया। उस पल क्यू फेग्यांग केवल हल्के से मुस्कुराया और उसने चू फैंग के बारे में और कुछ नहीं पूछा। वह जियांग हेंग युआन के साथ कुछ सामान्य पारिवारिक मामलों के बारे में बातचीत करने लगा। वह जियांग हेंग युआन को समझ गया था। इस बार उसकी मदद वाकई एक अपवाद थी, और चू फैंग के लिए जियांग हेंग युआन से इस तरह का मूल्यांकन होना ये दर्शाता था कि चू फैंग वर्तमान में बिना किसी संदेह के सुरक्षित क्षेत्र में था। मम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इसके साथ ही एक जगह पर जो सोमोरो की घाटी से बहुत दूर था, चू फैंग ने चकित होकर अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए अपने सूजे हुए और दर्द वाले मस्तिष्क को रगड़ा। लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ देखने के बाद
उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और उसकी आंखें अचानक गोल हो गईं। उसकी आंखों में अविश्वसनीय आश्चर्य उमड़ आया और उसने अतुलनीय आश्चर्य से कहा, ये जगह कहाँ है? अध्याय 315 संसाधन खजाना। उच्च गुणवत्ता वाली गहन दवा, मध्यम गुणवत्ता वाली गहन दवा, निम्न गुणवत्ता वाली गहन दवा। शीर्ष गुणवत्ता वाली मूल दवा, उच्च गुणवत्ता वाली मूल दवा, मध्यम गुणवत्ता वाली मूल दवा, निम्न गुणवत्ता वाली मूल दवा। उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा, उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा, मध्यम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा, निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक चिकित्सा। उन साधना संसाधनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के उपचारात्मक उपाय, पोषण देने वाले टॉनिक, विशेष कवच और विशेष सामग्रियों से निर्मित हथियार भी मौजूद थे। उसी समय चू फैंग के आसपास उन खजानों को सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया और वर्तमान चू फैंग अप्रत्याशित रूप से एक विशाल खजाने के भीतर था। ये कौन सी जगह है? यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन है। मैं अमीर हूँ, मैं वास्तव में अमीर हूँ। चू फैंग का मुंह सदमे से खुला रह गया क्योंकि वह वास्तव में सोने के पहाड़ में गिर गया था। वाह चू फैंग, तुम अमीर हो गए हो। बहुत सारी प्रोफाउंड दवाइयाँ हैं। ठीक उसी समय एग्गी की आवाज़ भी चू फैंग के दिमाग में गूंजी और उसकी आवाज़ की स्थिति को एक जोरदार ड्रैगन और जीवंत बाघ कहा गया। न केवल वह बिल्कुल भी घायल नहीं लग रही थी, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। एग्गी, तुम जाग रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये वाकई बहुत बढ़िया है। एग्गी की आवाज़ सुनने के बाद चू फैंग भी अतुलनीय रूप से खुश था क्योंकि उसकी यादों में एग्गी ने उसे बचाने के लिए निश्चित तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में ताकत की कमी के कारण वह पहाड़ के जंगल में गिर गया था। हाँ, मैं वास्तव में ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बहुत अजीब है। चू फैंग, क्या तुमने ही मुझे बचाया था? इसी तरह एग्गी के चेहरे पर भी भ्रम की स्थिति थी और उसकी चमकदार आंखें कुछ बार झपक रही थीं, जिससे हैरानी झलक रही थी। मुझे नहीं पता कि असल में क्या हुआ था। उस समय की स्थिति के अनुसार हमें निस्संदेह पहले ही मर जाना चाहिए था। अभी तक न तो तुम्हें और न ही मुझे कुछ हुआ है। हम इस तरह के खजाने के अंदर भी पहुंच गए। हाँ, मेरा बड़ा भाई क्यू फेग्यान कहाँ गया? वह अब यहाँ क्यों नहीं है? चू फैंग को पिछली घटना के बारे में सोचने के बाद ही क्यू फेग्यान के बारे में याद आया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और हर जगह खोज की, लेकिन उसे क्यू फेग्यान का कोई निशान नहीं मिला। इससे चू फैंग थोड़ा चिंतित होने से बच नहीं सका। ये है। उस पल चू फैंग को अचानक पता चला कि जिस जगह पर वह लेटा था वहां एक कागज की पर्ची पड़ी थी। उसने उसे उठाकर देखा और उस पर सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। हालांकि इसने चू फैंग के तनावपूर्ण दिल को तुरंत राहत पहुंचाई। क्यू फेग्यान पहले से ही सुरक्षित है, इसलिए उसे अपने दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक इस जगह की बात है तो तुम बाहर जाने के बाद जान जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बाहर जाने से पहले तुम यहाँ की हर एक चीज लूट लो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये कागज की पर्ची किसने छोड़ी? चू फैंग थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने पुष्टि की कि उसे किसी ने बचाया था। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है चू फैंग। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 100 मोड़ों की घाटी में रहस्यमय विशेषज्ञ होना चाहिए जिसने आपको बचाया। क्यू फेग्यान को पहले ही वह ले जा चुका है और मुझे यकीन है कि वह वही था जो आपको इस जगह पर लाया था। एग्गी ने शांति से विश्लेषण किया। ये वही था। चू फैंग के पास पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन कुछ विस्तृत सोच के बाद जिन लोगों को वह जानता था उनके बीच उस व्यक्ति के अलावा वास्तव में कोई और नहीं था जो उसे बचा सकता था। जो भी हो, पहले यहाँ रखी चीजों को हटाओ, नहीं तो तुम उस व्यक्ति के सावधानीपूर्वक प्रयासों को निराश करोगे, है ना? चू फैंग कोई धर्मी सज्जन नहीं था और वह सिर्फ अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए जीता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब इतना मोटा मांस उसके मुंह के पास आता था तो वह उसे जाने नहीं देता था। वह खड़ा हुआ और सबसे पहले एक दीवार की ओर बढ़ा क्योंकि उस दीवार पर जो चीजें घनी तरह से लटकी हुई थी वे सभी कॉस्मोस सेक्स थीं। यदि चू फैंग इतने सारे खजाने इकट्ठा करना चाहता था तो कॉस्मोस सेक्स ऐसी चीज थी जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था, और जाहिर है वहां पर कॉस्मोस सेक्स चू फैंग के लिए तैयार किए गए थे। चू फैंग ने बिना किसी देरी के खजाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले जाती हैं। एक लहर में उसने वे चीजें इकट्ठी की जिनका वह इस्तेमाल कर सकता था और दूसरी लहर में उसने वे चीजें इकट्ठी की जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अंत में उसने उन्हें 2 बड़े बैगों में अलग किया और उन्हें अपने कंधे पर फेंक दिया। हालांकि वहां केवल 2 थैले थे, लेकिन उनके भीतर सभी छोटे नाजुक कॉस्मोस थैले थे।
हर कॉस्मोस थैले में खजाने भरे हुए थे और उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि चू फैंग के 2 बड़े थैलों में कितनी अच्छी चीजें इकट्ठी थीं। लेकिन फिर भी चू फैंग ने खजाने से सारे खजाने नहीं छीने। बेशक जो चीजें उसने पीछे छोड़ी थी वे सिर्फ ऐसी चीजें थीं जिन पर उसने ध्यान नहीं दिया था, जैसे आध्यात्मिक दवाइयाँ और आध्यात्मिक मोती जैसी चीजें। वे चू फैंग के लिए बहुत मददगार नहीं थी, इसलिए अगर उन्हें नहीं भी लिया गया तो भी कोई बात नहीं थी। इस बार काफी मुनाफा कमाया गया है। इतनी सारी गहन औषधियों के साथ शायद मैं भी गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकूं। वर्तमान चू फैंग बहुत उत्साहित था। उसके छोटे से चेहरे पर मुस्कान सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी। यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसने इतनी सारी गहन दवाइयां देखी थीं। चू फैंग ने सारकुंड में क्रमिक रूप से साधना के 2 स्तरों को पार कर लिया और वह वर्तमान में मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। वह गहन क्षेत्र से केवल 1 कदम दूर था, लेकिन चू फैंग जानता था कि उसके डेंटियन के भीतर कई दिव्य बिजली की प्रकृति के साथ उसे गहन क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले चू फैंग काफी मुश्किल स्थिति में था, क्योंकि अगर वह उस क्षेत्र में घुसने के लिए प्रोफाउंड दवाओं का इस्तेमाल करता तो उसे वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती। लेकिन उसकी मौजूदा मात्रा के साथ वह समस्या हल होती दिख रही थी। चू फैंग को लगा कि भले ही वह सभी गहन औषधियों को परिष्कृत करने के बाद भी गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन ये बिल्कुल भी दूर नहीं होगा। सफलता पाना केवल समय की बात होगी। चलो देखते हैं कि मेरे लिए इतने सारे संसाधन किसने उपलब्ध कराए। चू फैंग ने सब कुछ लूटने के बाद जाने की तैयारी की। उसे पहले से ही यकीन था कि यह किसी खास ताकत का खजाना है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन सी ताकत है जिसके पास इतने सारे संसाधन हैं। यद्यपि वहां आत्मा संरचना बहुत मजबूत थी, चू फैंग की विधियों के साथ इसे खोलना काफी आसान था, क्योंकि वह अंदर से बाहर की ओर गया था। खजाने से बाहर निकलने के बाद चू फैंग ने 4 परिचित आकृतियों को देखा जो घबराहट से भरे चेहरों के साथ उसके सामने खड़ी थीं। वे 4 बूढ़े लोग थे और उनमें से हर एक के बाल सफेद भूरे थे और वे जोश से भरे हुए थे। वे लिंग्यून स्कूल के 12 संरक्षकों का हिस्सा थे। यह आप है। चारों रक्षक जल्दी से स्थिति की जांच करने के लिए दौड़े, क्योंकि उन्होंने खजाने के बड़े दरवाजे खुलने की आवाज सुनी थी। चू फैंग को देखने के बाद उन्होंने तुरंत ऐसे चेहरे दिखाए जो चू फैंग से भी ज्यादा स्तब्ध थे। उस पल चू फैंग ने भी आखिरकार जो कुछ हुआ था उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोई आश्चर्य नहीं कि उस व्यक्ति ने कागज की पर्ची छोड़ी और कहा कि चू फैंग को पछतावा होगा अगर उसने सब कुछ नहीं लूटा। उसकी बात वाकई सही थी। आखिरकार ये चू फैंग के कट्टर दुश्मन लिंग्यून स्कूल का खजाना था। तुम कमबख्त छोटे बदमाश, जैसे ही तुमने बाघ को पहाड़ से दूर भगाया, तुमने मेरे लिंग्यून स्कूल के खजाने को लूटने का मौका लिया। आज हम तुम्हें मार देंगे। चारों बूढ़े लोगों के शरीर गुस्से से कांपने लगे और तुरंत वे चू फैंग पर घातक हमले करने लगे। हालांकि चू फैंग ने केवल ठंडी सांस ली, क्योंकि वह थोड़ा भी नहीं डर रहा था। एग्गी की शक्ति के साथ जो उसके पूरे शरीर में फैल गई, चू फैंग पहले से ही गहन क्षेत्र के 3रे स्तर में प्रवेश कर चुका था और एक विचार के साथ शून्य ड्रैगन के रोने का ब्लेड इस्तेमाल किया गया था। धमाका आसमान से दबाव गिरा और इसने न केवल चारों बूढ़े लोगों के हमलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बल्कि उनके शरीर भी तुरंत कुचल दिए गए। वे पहले ही मर चुके थे और उनके पास अपनी बची हुई चेतना को संघनित करने का कोई मौका नहीं था। तुम चारों जैसे बूढ़े कचरे भी मुझे मारना चाहते हो। चू फैंग ने घृणा से चारों बूढ़े लोगों की ओर एक नजर डाली, फिर वह बाहर चला गया। चलते चलते चू फैंग ने लिंग्यून स्कूल के कुछ बुजुर्गों को भी देखा, लेकिन चून की 4 रक्षक भी चू फैंग को नहीं हरा पाए, तो वे उसे कैसे रोक सकते थे। अंत में उन्हें वही अंत मिला, क्योंकि वे सभी चू फैंग द्वारा मारे गए। कुछ छोटी मोटी परेशानियों के बाद चू फैंग आखिरकार संसाधन खजाने से बाहर निकल आया। उस पल उसकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह वास्तव में स्कूल सभा का आयोजन स्थल था, लिंग्यून स्कूल। अध्याय 316 उपहार लौटाना। खजाने से बाहर आने के बाद वह उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए जल्दी नहीं करता था। इसके बजाय वह सावधानी से लिंग्यून स्कूल के चारों ओर घूमता था, क्योंकि बाघ को पहाड़ छोड़ने के लिए लुभाने शब्दों से उसे कुछ जानकारी मिल गई थी। वह ये देखना चाहता था कि बूढ़ा आदमी यान यांगटियन लिंग्यून स्कूल में वापस आया है या नहीं। अगर वह नहीं लौटा तो वह लिंग्यून स्कूल में भारी अराजकता पैदा कर सकता था, क्योंकि यान यांगटियन के अलावा लिंग्यून स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं था जो मौजूदा चू फैंग को धमका सके या रोक सके।
मुझे आश्चर्य है कि क्या लॉर्ड स्कूल हेड और अन्य लोग अब एजियो ड्रैगन स्कूल में पहुंचे हैं या नहीं और युद्ध की स्थिति कैसी है। इस बार मेरे लिंग्यून स्कूल के लगभग सभी विशेषज्ञों को भेजा गया और वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले सफेद सिर वाले ईगल्स पर सवार होकर चले गए। समय को देखते हुए उन्हें अब तक एजियो ड्रैगन स्कूल में पहुंच जाना चाहिए था। मुझे यकीन है कि एजियो ड्रैगन स्कूल को मेरे लिंग्यून स्कूल ने पहले ही ध्वस्त कर दिया है ना? वे इसके लायक थे। वे बस मेरे लिंग्यून स्कूल का विरोध करने की हिम्मत करके मरना चाहते हैं। चू फैंग के बाहर निकलते ही उसने दो मुख्य शिष्यों को अपने स्कूल के बारे में गर्व से इस तरह चर्चा करते सुना जैसे वे अपना गुस्सा निकाल रहे हों। यान यांगटियन मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल में गया था। उसी क्षण चू फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी भौहें कस गईं। उसने एक संभावना के बारे में सोचा, एक ऐसी संभावना जो उम्मीदों के भीतर थी लेकिन घटित होना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अब इधर उधर छिपता नहीं था। वह अचानक कोने से बाहर आया, अपने सामने खड़े दो मुख्य शिष्यों की ओर इशारा किया और जोर से कहा, तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो। ये सब शोर कौन मचा रहा है? लिंग्यून स्कूल के सभी शिष्य अहंकार के स्वामी थे। चलते समय वे अपना सिर नीचे नहीं करते थे। वे चाहते थे कि वे अपना चेहरा आसमान की ओर सीधा उठा सकें। खास तौर पर मुख्य शिष्य, उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए वे किसी को इस तरह जोर से चिल्लाते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए क्रोध से भरे दिलों के साथ दोनों शिष्यों ने अचानक अपने शरीर को घुमाया। उनका भयंकर चेहरा वास्तव में बच्चों के एक समूह को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन जब उनका सामना चू फैंग से हुआ, जिसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी, तो वे तुरंत अचंभित हो गए। उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थी कि उनमें अब पहले जैसा खून खराबा नहीं था। उसकी जगह कभी न खत्म होने वाला डर था, और जब वे पीछे हटते हुए कांप रहे थे तो उन्होंने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम। वे इतने डर गए थे कि अब वे बोल नहीं पा रहे थे। वर्तमान किलिन राजकुमार की हवेली ने चू फैंग को पकड़ने के लिए लिंग्यून स्कूल के साथ गठबंधन किया, इसलिए उसके चित्र पहले से ही पूरे लिंग्यून स्कूल में लगाए गए थे। इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने पहले चू फैंग को देखा है या नहीं, हर कोई चू फैंग की शक्ल जानता था। चू फैंग ने पहले जो कई काम किए थे, उसके अलावा उसने एजियोर प्रांत में युवा पीढ़ी के दिलों में एक भयानक छाया छोड़ दी थी। ये कैसे संभव था कि वे डरे नहीं? वे लगभग खुद को गीला कर रहे थे, ये देखकर कि वे दोनों जोर से चिल्लाने वाले हैं। चू फैंग जल्दी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उन दोनों के सामने पहुंच गया। उसने अपने हाथ से उन दोनों के मुंह ढक दिए और दुष्टता से मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं चू फैंग हूँ, लेकिन मेरे पास एक सवाल है जो मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ। तुमने अभी कहा कि यान यांगटियन कहाँ गया? एजियोर प्रांत के नंबर 1 स्कूल के रूप में, चाहे वो बुजुर्गों या शिष्यों की संख्या या ताकत के मामले में हो, लिंग्यून स्कूल अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत दूर था। इतने सारे स्कूलों में लिंग्यून स्कूल सच्चा अधिपति था। भले ही अन्य स्कूल एक साथ काम करते हों, फिर भी वे लिंग्यून स्कूल की स्थिति को हिला नहीं पाएंगे। वे इतने शक्तिशाली थे। उस समय लिंग्यून स्कूल के मुख्य क्षेत्र में, एक आलीशान और विशाल मुख्य हॉल में, लिंग्यून स्कूल के मुख्य क्षेत्र और यहाँ तक कि आंतरिक प्रांगण के सबसे मजबूत बुजुर्ग लिंग्यून स्कूल के सबसे उत्कृष्ट मुख्य शिष्यों के साथ एकत्र हुए। कुछ शुरुआती अनुमानों के अनुसार वहाँ कई हजार लोग थे। नेता 12 संरक्षकों में से एक था। वह मुख्य हॉल के बीच में बने ऊंचे मंच के ऊपर खड़ा था और अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए ऊपर की ओर झुका हुआ था। उसने ऊंची आवाज में कहा, चू फैंग, एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य ने मेरे लिंग्यून स्कूल के एक शिष्य को मार डाला और किलिन राजकुमार के महल के स्वामी की हत्या का भी प्रयास किया। उसकी नसें आसमान को छू सकती हैं और उसके अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता। अभी मेरे लिंग्यून स्कूल के प्रमुख किलिन प्रिंस के महल के साथ मिलकर काम करते हुए मेरे लिंग्यून स्कूल की कुलीन सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। वे चू फैंग को मारने और उसके साथियों को खत्म करने के लिए एजियो ड्रैगन स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। वे एजियोर प्रांत के दुष्ट हैं। हमारे लिए, हम वर्तमान लिंग्यून स्कूल के भीतर मुख्य शक्ति हैं और हमारे लिंग्यून स्कूल की शांति की रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए लॉर्ड स्कूल हेड के लौटने से पहले मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद हर कोई सतर्कता बढ़ा सकता है ताकि स्कूल खाली होने के दौरान मेरे स्कूल के शिष्यों को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी को भी प्रवेश करने से रोका जा सके। भगवान रक्षक, चिंता मत करो। भले ही स्कूल प्रमुख यहाँ नहीं है, मेरा लिंग्यून स्कूल अभी भी एजियोर प्रांत का अधिपति है और कोई भी यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सही है। अगर कोई गड़बड़ करने के लिए आगे आता है तो हम उन्हें इस हद तक मार देंगे कि वे मलमूत्र से लथपथ हो जाएंगे। हम उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराएंगे
और हम उन्हें बताएंगे कि मेरे लिंग्यून स्कूल की गरिमा किसी भी तरह की ईशनिंदा की इजाज़त नहीं देती। उस पल, चाहे वह लिंग्यून स्कूल के बुजुर्ग हो या शिष्य, वे आत्मविश्वास से भरे हुए जोर से चिल्लाने लगे, तारांकन टकराना। लेकिन ठीक उसी समय मुख्य हॉल के बंद बड़े दरवाजे अचानक टूटकर खुल गए। उसी समय एक आकृति भी भूत की तरह मुख्य हॉल में घुसी और ऊंचे मंच पर आ गई। उसने एक पैर से रक्षक को जमीन पर गिरा दिया और वह उस पैर के नीचे दब गया। वह व्यक्ति बिल्कुल चू फैंग था। अपने हाथ की लहर से असीम आत्मा संरचनाओं ने मुख्य हॉल के सभी निकासों को सील कर दिया और उसके बाद उसने अपनी भयंकर निगाहें लिंग्यून स्कूल के सभी बुजुर्गों और शिष्यों पर घुमाई। उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, अजूर प्रांत के अधिपति, क्या आप पिछली बार से ठीक हैं? चू फैंग। अचानक हुए इस परिवर्तन से बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंदर आने वाला व्यक्ति कौन है और वह रक्षक कौन है जिसे उसके पैरों तले कुचला जा रहा है, तो वे अचानक ही बहुत घबरा गए। हर एक व्यक्ति भय से अवाक रह गया और उनका पहले वाला आत्मविश्वास, उनका पहले वाला अहंकार उस पल खत्म हो गया। दौड़ना। अंत में किसी ने जोर से चिल्लाया और लिंग्यून स्कूल के मौजूदा कुलीन लोग धनुष की ध्वनि से भयभीत पक्षियों की तरह थे। वे पागलों की तरह मुख्य हॉल के निकास की ओर भागने लगे। लेकिन ये बेकार था। चू फैंग ने पहले ही निकास मार्ग बंद कर दिए थे। चू फैंग ने जो आत्मा संरचना बनाई थी वह एक अभेद्य तांबे और लोहे की दीवार थी और उस जगह का हर एक व्यक्ति अंदर बंद था। चू फैंग, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उस पल रक्षक जो चू फैंग के पैर के नीचे आ रहा था वह अतुलनीय रूप से चिंतित था और वह जोर से चिल्लाया। हालांकि उस जगह के लोग लिंग्यून स्कूल के सबसे ताकतवर लोग नहीं थे, फिर भी वे लिंग्यून स्कूल की भविष्य की उम्मीद थे। खास तौर पर मुख्य शिष्य। वे लिंग्यून स्कूल की सुरक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य थे क्योंकि भविष्य में स्कूल की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी या नहीं, यह उन पर निर्भर करता था। उस समय वे सभी लोग उस जगह पर फंस गए थे, तो उस रक्षक को चिंता क्यों नहीं हुई? आखिरकार चू फैंग और लिंग्यून स्कूल वर्तमान में पानी और आग की तरह थे और उनका आपस में कोई मेल नहीं था। यहाँ तक कि बेवकूफ भी कल्पना कर सकते थे कि चू फैंग उस जगह पर आने पर क्या करने जा रहा था। मैं क्या करने की योजना बना रहा हूँ? जैसे ही उसने रक्षक के सवालों का सामना किया, चू फैंग ने पहले हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने अचानक नीचे कदम रखा और रक्षक के सिर को कुचल दिया। ताज़ा खून छिड़का और ऊंचे मंच पर फैल गया। इसके बाद चू फैंग ने अपना सिर उठाया और उसने मुख्य हॉल में घनी भीड़ में खड़े लोगों की ओर हत्या के इरादे से अपनी नज़र घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, यान यांगटियन वर्तमान में मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल की 1000 साल पुरानी नींव को नष्ट करने के लिए लिंग्यून स्कूल की सेना का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि मैं इस समय में केवल यही करना चाहता हूं कि उसे एक उपहार लौटाऊं। अध्याय 317 व्यापक नरसंहार। बूम 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एजियो ड्रैगन स्कूल के अंदर एजियो ड्रैगन माउंटेन रेंज। युद्ध की लपटें कभी खत्म नहीं होती थी और हर जगह धमाके गूंजते थे। 100 मील की परिधि में पक्षी और जानवर दोनों ही भयभीत थे। एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बाहर कोई भी स्पष्ट रूप से आसमान तक उठता घना धुआं देख सकता था और वे अपने पैरों के नीचे धरती का हल्का कंपन महसूस कर सकते थे, जैसे कि भूकंप आया हो। उस स्थिति ने एजियो ड्रैगन स्कूल के आसपास की शक्तियों और नागरिकों को चौंका दिया। चाहे वे साधक हो या आम लोग, जब वे दूर की प्राचीन पर्वत श्रृंखला को देखते थे जो धुएं से घिरी हुई थी, तो वे आहें भरते रहते थे। आह, 1000 साल से बना हुआ स्कूल इस तरह से नष्ट हो जाता है। भविष्य में ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों और नाती नातिनों को खेती के लिए दूसरे स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह ऐसा मामला है जिसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। एजियो ड्रैगन स्कूल को लिंग्यून स्कूल को अपमानित करने के लिए किसने कहा? उन्हें अपने अपराधों की कीमत चुकानी होगी, इसलिए हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस लड़ाई की लपटें हम जैसे मासूम लोगों को भी प्रभावित न करें। उस पल लोगों के चेहरों पर अलग अलग भावनाएं उभर आईं। कुछ को दया आ रही थी, कुछ को अफसोस हो रहा था, कुछ को चिंता हो रही थी कि इस लड़ाई का असर उन पर भी पड़ेगा। लेकिन जो बात स्वीकार करनी थी वह ये थी कि भविष्य में एजियो ड्रैगन माउंटेन रेंज में एजियो ड्रैगन स्कूल नहीं होगा। अगर उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले युवा लोग मार्शल खेती करना चाहते थे तो उन्हें दूसरे स्कूलों में जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। उनके लिए ये वाकई बहुत बड़ा नुकसान था। उस समय एजियो ड्रैगन स्कूल के भीतर लिंग्यून स्कूल और किलिन प्रिंस के महल के लोग एजियो ड्रैगन स्कूल में अपनी इच्छानुसार सब कुछ नष्ट कर रहे थे क्योंकि एजियो ड्रैगन स्कूल में लगभग सभी लोग चले गए थे। जो लोग बचे थे वे केवल बेईमानी करने वाले लोग थे, इसलिए एजियो ड्रैगन स्कूल एक खाली शहर की तरह था।
जीवन और मृत्यु की लड़ाई का कोई इरादा कहाँ था। वह बस उनके साथ खेल रहा था और उन्हें धोखा दिया गया था। इसलिए चाहे वह लिंग्यून स्कूल के लोग हो या किलिन राजकुमार की हवेली के लोग, वे बेहद गुस्से में थे। केवल जंगली विनाश ही उनके वर्तमान दिलों में क्रोध को बाहर निकाल सकता था, खास तौर पर लिन मोली जिसका बेटा चू फैंग द्वारा मारा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में था और स्वर्ग के क्षेत्र की ताकत के साथ वह जो ड्रैगन स्कूल के मुख्य क्षेत्र में गया और खुद ही अराजकता फैला दी। उसके द्वारा उन पर हमला करने के बाद भव्य संरचनाएं अब वैसी नहीं रहीं, लेकिन वह अभी भी तबाही मचा रहा था। हमें धोखा दिया गया, हमें उस बदमाश चू फैंग ने धोखा दिया। शुरू में उसने कभी भी हमारे खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी हमने उस पर विश्वास किया। यान यांगटियन हवा में खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा था जो अपनी सारी ताकत झोंक रहे थे। हालांकि उसके मुंह के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान लटकी हुई थी और उसका चेहरा असामान्य रूप से उदास था। वह इसलिए इतना उदास नहीं था क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज आपदा की एक बड़ी जड़ दफन हो गई थी, एक छिपी हुई बीमारी जिसका इलाज असंभव था। इसलिए वह इतना उदास था। वह जानता था कि चू फैंग अभी भी वापस आने वाला है, लेकिन जब चू फैंग उसके सामने फिर से प्रकट होगा तो मरने वाला निश्चित रूप से वह खुद होगा। अचानक यान यांगटियन पागलों की तरह चीखने लगा। कानों को चीर देने वाली आवाज ने हवा को हिलाकर रख दिया, यहाँ तक कि लिंग्यून स्कूल के शिष्यों और किलिन प्रिंस के हवेली के पहरेदारों को भी इसे सहन करना मुश्किल हो गया। वे अपने कानों को ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सके और दर्द से जमीन पर लौटने लगे। बहुत देर बाद ही उसने चिल्लाना बंद किया। हालांकि वर्तमान में वह लिन मोली की तरह था। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था, फिर उसका पूरा व्यक्तित्व एक तीर की तरह था जो धनुष से निकलकर उसने एजियो ड्रैगन स्कूल में फेंका और अपनी बेचैन भावनाओं को शांत करने के लिए एजियो ड्रैगन स्कूल में सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। उसी समय लिंग्यून स्कूल के मुख्य हॉल में लाशें पहाड़ बनकर खड़ी हो गईं और खून बहने लगा और नदियां बन गईं। चू फैंग अभी भी ऊंचे मंच के ऊपर बैठा था। खून की एक भी बूंद उसके लबादे पर नहीं लगी थी और जब वह रक्षक के शरीर के ऊपर बैठा तो वह नीचे की हर चीज को देखते हुए मुस्कुराया। चू फैंग ने व्यक्तिगत रूप से कई हजार लोगों को मार डाला। कुछ बूढ़े थे, कुछ मध्यम आयु वर्ग के थे और कुछ ऐसे लोग थे जो चू फैंग की ही पीढ़ी के थे। उन सभी में मार्शल खेती की बहुत अच्छी प्रतिभा थी और वे कुलीन लोग थे जिनमें बहुत मजबूत क्षमता थी। लेकिन वर्तमान में वे सभी चू फैंग के हाथों मारे गए, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण चू फैंग का चेहरा थोड़ा सा भी नहीं बदला। ये पद का मामला था, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं था, केवल दुर्भावना थी। युद्ध के मैदान में जो सैनिक दुश्मन के प्रति दया रखता था वह अच्छा सैनिक नहीं था। चू फैंग कोई सैनिक नहीं था, लेकिन इस जगह पर यह उसका युद्ध क्षेत्र था। लिंग्यून स्कूल के लोग चू फैंग के दुश्मन थे, इसलिए चू फैंग अपने दुश्मनों पर दया नहीं करेगा। उन्हें मारकर वह खुद को जरा भी दोषी नहीं मानेगा, क्योंकि चू फैंग के दिल में उसके दुश्मन मरने के लायक थे। हम अचानक चू फैंग के एक विचार से बड़ी मात्रा में आत्मा निर्माण शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। चू फैंग के आदेश के बाद अजीब प्रतीकों की अधिक बड़ी मात्रा संघनित हो गई। विशेष पैटर्न के साथ वे लाशों के सागर में इधर उधर भटकने लगे। यह एक विशाल आत्मा संरचना थी। बिजली की गति से तरीकों का उपयोग करते हुए और एक और आत्मा संरचना स्थापित करने के बाद चू फैंग ने मुख्य हॉल को बंद करने वाली आत्मा संरचना को हटा दिया, ऊंचे मंच से नीचे कूद गया, धीरे धीरे हॉल के बाहर की ओर चला गया और हल्के से कहा, भले ही हम दुश्मन थे, इस बार मैं आप सभी को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार दूंगा। तारांकन हुआ टिल्ड। जैसे ही चू फैंग मुख्य हॉल से बाहर निकला, आत्मा संरचना सक्रिय हो गई। संरचना से आसमान तक लपटें उठने लगी और इसने लाशों को जलाकर पूरे महल को जला दिया। देखो, मुख्य हॉल में आग लग गई है। क्या हुआ? ये ठीक नहीं है, जल्दी से जाकर आग बुझाओ। ये देखकर कि सबसे पवित्र महल को आग की लपटों से जलाया जा रहा था, लिंग्यून स्कूल के कई बुजुर्ग और शिष्य तुरंत घबरा गए। वे जल्दी से मुख्य हॉल की ओर भागे और उन्होंने आग बुझाने के लिए बड़ी घंटी भी बजाई। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि एक राक्षस जो खून की प्यास से व्याकुल था, एक निराकार मृत्यु देवता की दरांती को पकड़कर उनके आने का इंतजार कर रहा था। इस बार चू फैंग ने वास्तव में व्यापक नरसंहार की तैयारी की थी। लिंग्यून स्कूल बहुत बड़ा था और चू फैंग की खुद की क्षमताएं सीमित थीं। इसलिए चू फैंग ने अपना लक्ष्य लिंग्यून स्कूल के मुख्य शिष्यों और मुख्य बुजुर्गों पर बनाया। वह जिन लोगों को मारना चाहता था
वे लिंग्यून स्कूल के कुलीन लोग थे, लेकिन फिर भी चू फैंग उन सभी को पूरी तरह से नहीं मार सका। चूंकि वह उन सभी को नहीं मार सकता था, इसलिए चू फैंग ने विनाश का रास्ता चुना। उसने लिंग्यून स्कूल में सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण स्थान को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने आलीशान और चमकदार महलों को नष्ट कर दिया, रहस्यमय तकनीकों और मार्शल कौशल को जला दिया, और पूरे दिन और रात के समय के बाद उसने लिंग्यून स्कूल को उल्टा कर दिया। फिर जब भी उसका मन किया, वह घमंड से चला गया। फिर 2 दिन बाद लिंग्यून स्कूल के पूर्व से कई सौ विशाल सफेद सिर वाले ईगल दिखाई दिए। वे लिंग्यून स्कूल के कुलीन थे, और यान यांगटियन के नेतृत्व में और एजियो ड्रैगन स्कूल को ध्वस्त करने के बाद वे विजयी होकर वापस लौट रहे थे। उस समय यान यांगटियन और नहीं रहा था, वह अकेले ही आगे सफेद सिर वाले ईगल पर बैठा था। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं और कुछ नहीं बोला। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। दूसरी ओर सभी बुजुर्गों और शिष्यों के चेहरे प्रसन्न थे और वे अपनी उपलब्धियों की घोषणा करने लगे। लेकिन ये कहना होगा कि यह एजियो ड्रैगन स्कूल काफी बड़ा है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में यह नहीं सोच सकता कि यह पहले एक दूसरे दर्जे का स्कूल था। तो क्या हुआ अगर यह बड़ा है? क्या हमने इसे बिना एक भी बाल छोड़े चपटा नहीं किया? ये सही है। जो लोग एजियोर प्रांत में मेरे लिंग्यून स्कूल को अपमानित करते हैं, उनका अंत इसी तरह होगा। वह चू फैंग इतना निर्लज है, लेकिन इस बार क्या वह अपनी दुम दबाकर भाग नहीं गया? मैं उसकी परछाई भी नहीं देख पाया। कई युवा मुख्य शिष्य गर्व से शेखी बघार रहे थे। जहां तक प्राचीनों का प्रश्न है, यद्यपि वे शिष्यों की तरह खुले नहीं थे, फिर भी उन्हें इस विषय में बात करते हुए सुनने के बाद उनके चेहरे भी गर्व की मुस्कान से भर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यह मामला फैलता तो कम से कम लिंग्यून स्कूल की एजियोर प्रांत के अधिपति होने की स्थिति स्थिर हो जाती और इससे सभी को पता चल जाता कि अगर वे लिंग्यून स्कूल का विरोध करते हैं तो उन्हें क्या परिणाम मिलेगा। देखो, यह क्या है? लेकिन ठीक उसी समय तेज आंखों वाला एक शिष्य अचानक खड़ा हो गया। उसने लिंग्यून स्कूल की दिशा की ओर इशारा किया और बहुत चिंतित होकर चिल्लाया, तुम इतना बड़ा शोर क्यों मचा रहे हो? हे भगवान! यह जब दूसरों ने भी इसे देखा और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो उनके चेहरे भी इसी तरह बदल गए और वे अतुलनीय रूप से हैरान थे क्योंकि वे असामान्य रूप से भयभीत दिखाई दे रहे थे। यान यांगटियन ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं। उसके पहले शांत स्वभाव पर बेचैनी छा गई। बिना कुछ कहे वह हवा में उड़ गया और सफेद सिर वाले ईगल को छोड़कर वह तेजी से लिंग्यून स्कूल की ओर उड़ गया। उसी समय अन्य लोगों ने अपनी पूरी ताकत से सफेद सिर वाले ईगल को अपने नीचे ले लिया और अपनी सबसे तेज गति से लिंग्यून स्कूल की ओर बढ़ चले। उसी क्षण उनके दिल बेचैनी से भर गए। हालांकि उन्होंने अभी तक सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि जिस लिंग्यून स्कूल पर उन्हें इतना गर्व था, उस पर किसी ने हमला किया था। अध्याय 318 विलुप्ति की सड़क। हे भगवान! यह ऐसा क्यों हुआ? किसने किया ये? जब यान यांगटियन और लिंग्यून स्कूल के सबसे मजबूत अभिजात वर्ग वापस लौटे और उन्होंने लिंग्यून स्कूल की वर्तमान स्थिति देखी, तो उनके चेहरे एक के बाद एक पीले सफेद हो गए और उनकी आंखों में क्रोध और दुख था। हालांकि मौजूदा लिंग्यून स्कूल को ध्वस्त नहीं किया गया, लेकिन ये कहना कि अब इसे मान्यता नहीं दी जा सकती उचित था। खास तौर पर कोर जोन, वह जगह जो सबसे आलीशान थी और जिस पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया था, वह पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मुख्य शिष्यों और मुख्य बुजुर्गों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं और हर एक व्यक्ति इतनी दयनीय स्थिति में था कि कोई उन्हें देख नहीं सकता था। मार्शल स्किल बिल्डिंग, कल्टीवेशन बिल्डिंग, सभी तबाह हो गए थे। सभी मार्शल स्किल्स जलकर राख हो गए और कल्टीवेशन संसाधन नष्ट हो गए। हालांकि आंतरिक दरबार के शिष्यों और बुजुर्गों में बहुत कम लोग मारे गए या घायल हुए, फिर भी वे हल्के से भयभीत नहीं थे। बहुत से लोग लिंग्यून स्कूल से भाग गए और उन्हें इस बात का बहुत डर था कि कहीं वे इसके द्वारा घसीटे न जाएं। जो लोग बचे थे, वे वर्तमान में बुजुर्गों के नेतृत्व में तत्काल बचाव और उपचार कर रहे थे। जल्दी करो, जाओ बचाव करो, जाओ बचाव करो। काफी देर तक असमंजस में रहने के बाद यान यांगटियन धीरे धीरे अपने होश में आया और जोर से चिल्लाया। और उसके बाद सफेद सिर वाले ईगल्स के शीर्ष पर बैठे अभिजात वर्ग के लोग तुरंत नीचे पहुंचे और उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जो अभी तक नहीं मरे थे। हालांकि जब वह दूसरों को बचाने का आदेश दे रहा था, यान यांगटियन धीरे धीरे आसमान से उतरा। वह बर्बाद भूमि के एक क्षेत्र से गुजरा। उसने एक भी बात नहीं कही और वह मौन में डूब गया। लॉर्ड स्कूल हेड, यह अच्छा नहीं है। मेरे स्कूल के आधे से ज्यादा कुलीन शिष्य और बुजुर्ग मर चुके हैं।
और यहाँ तक कि संसाधन कोष भी पूरी तरह से लूट लिया गया है और कुछ भी नहीं बचा है। कई रक्षक घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़े और वे भी शांत नहीं रह सके, क्योंकि इस बार लिंग्यून स्कूल का नुकसान वाकई बहुत बड़ा था। कई सालों से विकसित किए गए उत्कृष्ट शिष्यों और बुजुर्गों को लगभग पूरी तरह से मार दिया गया था। यहाँ तक कि कई सालों से जमा हो रहे संसाधन खजाने को भी पूरी तरह से लूट लिया गया था और बेहतरीन गुणवत्ता वाले मार्शल कौशल भी जला दिए गए थे। लिंग्यून स्कूल, जो कि एजोर प्रांत का सबसे भव्य और नंबर 1 स्कूल है, किसी ने उस स्थिति में पहुंचा दिया। आज के नुकसान को अलग रखते हुए, जिससे उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है, अगर यह मामला फैल गया तो लिंग्यून स्कूल एजोर प्रांत में हंसी का पात्र बन जाएगा। कौन था ये? किसका काम था? मुझे उसकी खाल उतारनी होगी और उसकी नसें निकालनी होंगी। यान यांगटियन अचानक गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज़ 100 मील दूर तक फैल गई और हर कोई उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। लॉर्ड स्कूल हेड, मुझे पता है कि यह किसने किया। मुझे पता है कि यह किसने किया। अचानक कई कोर शिष्य अपने चेहरे पर घबराहट के साथ दौड़े। वे एक व्यक्ति को सहारा भी दे रहे थे। ये कोर जोन का एक जाना माना बुजुर्ग था, लेकिन इस समय उस बुजुर्ग के शरीर पर बहुत गहरी चोटें थीं, साधना नहीं हो पा रही थी और वह जीवन मरण की कगार पर था। फिर भी वह होश में था। बड़े लियू, ये वास्तव में किसने किया था? उस क्षण यान यांगटियन को बोलने से पहले कई रक्षक और अधिक इंतजार नहीं कर सके और बारीकी से पूछने के लिए आगे बढ़े। ये था चू फैंग। एल्डर लियू ने बेहद कमजोर स्वर में चू फैंग का नाम बोला। क्या चू फैंग? ये वास्तव में वही था। उस नाम को सुनने के बाद दृश्य में मौजूद एक भी व्यक्ति का चेहरा नहीं बदला। उसके बाद दूसरे रक्षक ने जल्दी से फिर से पूछा, चू फैंग के अलावा और कौन था? क्या ये क्यू फेग्यान था? क्या क्यू फेग्यान भी वहां था? नहीं, वहां कोई और नहीं था, केवल चू फैंग था। तुम सब भागो, वह सचमुच शैतान है, सबसे भयानक व्यक्ति जिसे मैंने कभी देखा था। वह फिर भी लौटेगा और उस समय कोई भी भागने में सक्षम नहीं होगा। ये शब्द कहने के बाद एल्डर लियू का सिर एक तरफ झुक गया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। पूरी तरह से उसकी सांस अब नहीं चल रही थी और वह पहले ही मर चुका था। तारानकन। उस पल घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग कई कदम पीछे हट गए और वे इतने सदमे में थे कि अब वे स्थिर होकर खड़े नहीं हो सकते थे। 2 रक्षकों के पैर नर्म पड़ गए और वे एक झटके के साथ जमीन पर निढाल होकर बैठ गए। उनके चेहरों पर भय के अवर्णनीय रंग उभर आए और वे भयभीत हो गए। कुछ देर बाद ही वे लोग इस चौंकाने वाली खबर से उबर पाए। सबकी निगाहें लिंग्यून स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन की ओर टिकी थीं। उनके दिलों की रीढ़, हे, एक महान दुश्मन को हटाए बिना भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। मैं, यान यांगटियन, ने एक गंभीर गलती की है और वही है कि मुझे चू फैंग को नाराज नहीं करना चाहिए था। मेरा लिंग्यून स्कूल नष्ट हो गया है, मेरे हाथों से नष्ट हो गया है। मैं, यान यांगटियन, समाप्त हो गया हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस जीवन के भविष्य को कब्र में भेज दिया है। हालांकि ठीक उसी समय यान यांगटियन का चेहरा राख के समान लाल हो गया और उसने खुद से एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा और वह धीरे धीरे लिंग्यून स्कूल के बाहर की ओर चलने लगा। स्कूल प्रमुख, आप क्या कर रहे हैं? ये देखकर सभी लोग डर गए क्योंकि वे देख सकते थे कि वर्तमान यान यांगटियन की मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर थी। लेकिन वह लिंग्यून स्कूल का प्रमुख था। उनकी रीढ़, अगर इस समय उसके साथ कुछ हो जाता तो स्थिति को कौन नियंत्रित कर सकता था? उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी वर्तमान टूटी हुई परिस्थितियों को कौन ठीक करने वाला था? लेकिन यान यांगटियन को अपने पीछे बढ़ती हुई बुजुर्गों और शिष्यों की संख्या की परवाह नहीं थी। वह बस पश्चिम की ओर चलता रहा। लिंग्यून स्कूल से बाहर निकलने के बाद ही उसने अचानक अपने कदम रोके और अपने पीछे चल रहे लोगों से बात की। सब चले जाओ, लिंग्यून स्कूल से अपना रिश्ता तोड़ लो, वरना वह फिर से वापस आ जाएगा। उस समय कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। लिंग्यून स्कूल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ तक कि तुम्हारा परिवार भी इससे प्रभावित होगा। ये शब्द कहने के बाद यान यांगटियन उछल पड़ा, आकाश में ऊपर उठा और पश्चिमी क्षितिज की ओर उड़ गया। चाहे लिंग्यून स्कूल के संरक्षक, बुजुर्ग और शिष्य कितना भी चिल्लाएं, उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। आज का मामला बहुत तेजी से पूरे अजूर प्रांत में फैल गया और प्रांत की सबसे चौंकाने वाली खबर बन गई। लिंग्यून स्कूल नष्ट हो गया, एक युवक द्वारा नष्ट किया गया।
वह युवक वह व्यक्ति था जिसने डुगु एओयुन को मार डाला और सो स्कूल सभा में सबसे मजबूत स्कूल प्रमुख होने का खिताब हासिल किया। वह व्यक्ति भी था जिसने किलिन राजकुमार की हवेली के सजा मैदान से क्यूई फेगियान को अकेले बचाया था। चू फैंग अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए चू फैंग ने एजोर प्रांत के नंबर 1 स्कूल को नष्ट कर दिया, अनगिनत कुलीन शिष्यों और बुजुर्गों को मार डाला और कई सौ वर्षों की नींव हिला दी। लिंग्यून स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन के बारे में खबरें भी उस समय खो गई थी। एजोर प्रांत का नंबर 1 स्कूल तुरंत ही बिना नेता के ड्रैगन के समूह की तरह हो गया और वे पूरी तरह से अराजकता में चले गए। कई शिष्यों और बुजुर्गों ने लिंग्यून स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूलों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने बाहरी लोगों से ये भी कहा कि ये स्कूल के प्रमुख यान यांगटियन द्वारा उनके जाने से पहले छोड़े गए निर्देश थे। अगर उन्होंने लिंग्यून स्कूल से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो देर सवेर उन्हें स्कूल के विनाश की आपदा का सामना करना पड़ेगा। यह मामला बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि अन्य स्कूलों के लिए ये निस्संदेह एक अच्छी बात थी। अधिपति स्तर के स्कूल की नींव नष्ट हो गई और स्वर्ग क्षेत्र के स्कूल के प्रमुख ने अपना खुद का स्कूल छोड़ दिया और भाग गए। इसने अन्य प्रथम श्रेणी के स्कूलों को एक दुर्लभ मौका दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लिंग्यून स्कूल में ही रहना चुना, लेकिन आखिरकार वहां काफी संख्या में लोग थे जो चले गए और चूंकि उनके साधना संसाधन नष्ट हो गए थे, इसलिए लिंग्यून स्कूल के लिए पूर्वी पहाड़ों से फिर से उठ पाना बिल्कुल असंभव था। कई एजोर प्रांत के स्कूलों के लिए इसका मतलब था कि वे एक नए युग का स्वागत कर रहे थे, नंबर 1 स्कूल होने की स्थिति के लिए लड़ने का युग। लेकिन कोई भी यह नहीं भूलेगा कि इस युग का निर्माण करने वाला व्यक्ति चू फैंग नामक एक युवक था, और जिस व्यक्ति ने लिंग्यून स्कूल को नष्ट किया था वह भी चू फैंग नामक एक युवक था। केवल इसलिए कि इसने चू फैंग नामक युवक को नाराज कर दिया, लिंग्यून स्कूल, जो कि कई सौ वर्षों से स्थापित अजूर प्रांत का नंबर 1 स्कूल था, अत्यंत तीव्र गति से विलुप्त होने के रास्ते पर चल पड़ा। अध्याय 319 शांत हृदय से साधना करना। तथाकथित दुनिया के मामलों के लिए अगर कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी भी हैं। चू फैंग द्वारा लिंग्यून स्कूल को नष्ट करने की खबर से अन्य सभी स्कूलों में अतुलनीय खुशी फैल गई, लेकिन एजोर प्रांत के वास्तविक अधिपति के रूप में क्विलिन राजकुमार का भवन, जिसने चू फैंग को भी नाराज किया था, अभूतपूर्व आतंक में डूब गया। महल के स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? यान यांगटियन पहले ही भाग चुका है और हमें देखो। क्विलिन राजकुमार के भवन के सबसे चौड़े हॉल में लिन मोली शीर्ष स्थान पर बैठा था और राजकुमार के भवन में प्रसिद्धि और ताकत रखने वाले सभी विशेषज्ञ वहां मौजूद थे। हालांकि अब उन लोगों में यह अहंकार नहीं रहा कि वे शीर्ष पर हैं। हर एक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और वे बेहद असहज थे। वे सभी लिंग्यून स्कूल के मामले से भयभीत थे। वे चू फैंग की हरकतों से भयभीत थे। उन्हें गहरा डर था कि लिंग्यून स्कूल के बाद उनके क्विलिन राजकुमार की हवेली अगली बारी होगी कि वे लोगों के वध की अगली लहर में शामिल हो जाएंगे। डरने की क्या बात है? मत भूलो, हम क्विलिन राजकुमार की हवेली हैं और हमारे पीछे जियांग राजवंश है। चू फेग में चाहे जितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वह मेरे क्विलिन राजकुमार की हवेली के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि वह 9 प्रांतों के महाद्वीप में बने रहना नहीं चाहता। लिन मोली अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी शक्तिशाली हथेली अचानक नीचे गिर गई। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने शरीर के नीचे रखी कुर्सी को चकनाचूर कर दिया, जिससे पूरा हॉल कांप उठा। ये कहना अभी बाकी था कि उसकी दहाड़ सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग शांत हो गए और उनके घबराए हुए भाव भी थोड़े शांत हो गए। उसके बाद लिन मोली ने भीड़ से और भी बहुत कुछ कहा, जैसे कि चू फैंग के मामले की सूचना जियांग राजवंश को पहले ही दे दी गई थी कि वे चू फैंग को पकड़ने के लिए क्विलिन राजकुमार के भवन की मदद करने के लिए तैयार होंगे, कि चू फैंग अब खुद की रक्षा नहीं कर सकेगा, कि उसके लिए पूर्वी पहाड़ों से ऊपर उठना असंभव होगा, कि वह जल्द या बाद में मारा जाएगा, आदि। उन शब्दों ने क्विलिन राजकुमार के भवन के विशेषज्ञों के हिलते हुए दिलों को सफलतापूर्वक सांत्वना दी, लेकिन विशेषज्ञों ने लिन मोली के चेहरे पर उस पल के भय और अत्यधिक बेचैनी को नहीं देखा जब वह पलटा। जैसे जैसे चू फैंग की उपलब्धियां जोर शोर से फैल रही थी और बाहरी दुनिया उलट पुलट हो रही थी, एजोर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के नीचे अदूषित भूमि का ये खंड था। ली झान किंग और एजोर ड्रैगन एलिट्स, चू यू और चू परिवार, साथ ही सू रो, सू मेई और 2 अन्य 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में काफी अच्छी तरह से रह रहे थे। चू फैंग ने जब सबको बताया कि वह क्यूई फेगियान को ले गया है और एक रहस्यमय विशेषज्ञ की सहायता से लिंग्यून स्कूल को नष्ट कर दिया है, तो उस जगह पर हर कोई बेहद खुश था। चू फैंग, तुम लड़के, तुम बहुत शानदार हो। तुम वास्तव में बहुत सारे खजाने वापस लाए हो,
लेकिन ये सिर्फ इतना है कि ये चीजें बहुत कीमती हैं और अगर मैं उन्हें ले जाऊं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ली झानकिंग ने अपनी आंखों के सामने दुर्लभ खजाने को देखा और उसके चेहरे पर उत्साह से मुस्कान थी। उसकी पुरानी झुर्रियां एक साथ बंधी हुई थीं और वह बिल्कुल मांस से भरे स्टीम बन की तरह लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने बहुत सी अच्छी चीजें रखी हुई थीं। बड़ी मात्रा में मूल औषधियां, विशेष हथियार और सुरक्षात्मक उपकरण भी। ये सभी लिंग्यून स्कूल के संसाधन खजाने से लिए गए थे और वर्तमान में उसने ये सभी चीजें ली झानकिंग को मुफ्त में दे दी थी। स्कूल प्रमुख चूंकि मैं चू फैंग ने एजो ड्रैगन स्कूल को तहस नहस कर दिया और 1000 साल की नींव को एक ही पल में नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वास्तव में अपने दिल में अंतहीन शर्म महसूस करता हूँ, इसलिए यदि आप ये ले लेंगे तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। चू फैंग ने क्षमा प्रार्थी चेहरे के साथ कहा, आह, तुम बेवकूफ़ लड़के हो। उन्होंने जो नष्ट किया वह केवल एक खाली फ्रेम था। मेरे एजो ड्रैगन स्कूल की नींव को इस स्थान पर ले जाया गया है। ये मेरे एजो ड्रैगन स्कूल को फिर से स्थापित करने की जड़ें हैं। ली झानकिंग ने अपनी नज़र पास की जगह की ओर डाली। वहाँ एक साधारण शेल्फ थी, लेकिन उस शेल्फ पर सभी तरह के मार्शल कौशल और रहस्यमय तकनीकें बड़े करीने से रखी हुई थीं। वहाँ एजो ड्रैगन स्कूल का संसाधन रजिस्टर भी था। ये चीज़ें वाकई वो थीं जिनकी एक स्कूल को खुद को स्थापित करने के लिए ज़रूरत थी। लेकिन चू फैंग को अभी भी बुरा लग रहा था। इसमें कोई लेकिन नहीं है। ये सिर्फ सांसारिक सामग्रियां हैं और ये मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के उत्थान के लिए सिर्फ नींव हैं। वहाँ जो हैं वे मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के उत्थान के लिए सच्ची ज़रूरतें हैं। ली झानकिंग ने फिर सार पूल की दिशा की ओर देखा। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद से एजो ड्रैगन स्कूल के सभी युवा पीढ़ी के शिष्यों के साथ साथ बुजुर्गों ने भी पूल में रहते हुए साधना करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। उसके बाद ली झानकिंग ने चू फैंग के कंधों को थपथपाया और कहा, और आप ही वह आशा हैं जो उनका नेतृत्व करेंगे और मेरे एजो ड्रैगन स्कूल को मजबूत करेंगे। मम्मा, लॉर्ड स्कूल हेड, चिंता मत करो। आज से मैं चू फैंग एजो ड्रैगन माउंटेन रेंज पर एक और भी शानदार एजो ड्रैगन स्कूल का निर्माण करूंगा। उस समय न केवल मेरा एजो ड्रैगन स्कूल एजोर प्रांत का अधिपति होगा, बल्कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में भी इसका अपना हिस्सा होगा। ली झानकिंग के शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग के दिल की गांठ खुल गई और उसने गंभीरता से गारंटी देने की कसम खाई। चू फैंग के सीधे यहाँ से न जाने बल्कि लिंग्यून स्कूल को नष्ट करने के बाद पुनः यहाँ लौटने का कारण था। सबसे पहले जो लोग उसके बारे में चिंतित थे, उन्हें ये बताना कि वह चू फैंग ठीक है और यह भी कि लिंग्यून स्कूल को एक दुर्लभ भारी झटका लगा है और उसे वह कीमत चुकानी पड़ी है जो चुकानी चाहिए थी। दूसरा, यान यांगटियन और लिन मोली द्वारा पीछा किए जाने के बाद चू फैंग को गहराई से एहसास हुआ कि वह स्वर्ग के सामने कितना कमजोर था। इसलिए चू फैंग 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन को सीखना चाहता था जो एजो ड्रैगन संस्थापक ने उसे दिया था। वह मार्शल कौशल बहुत गहरा था और अगर चू फैंग इसे पूरी तरह से समझ लेता तो भले ही वह उस दिन के एग्गी के राक्षसी पंखों की शक्तिशाली गति तक नहीं पहुंच पाता, स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने उसके पास कम से कम भागने के कुछ मौके तो हो सकते थे। आखिरकार चू फैंग जिस दिशा में जा रहा था वह पूरी तरह से अज्ञात भूमि थी। चू फैंग को उम्मीद नहीं थी कि अगर उसे कोई खतरा हुआ तो दयालु लोग उसकी मदद करेंगे। इसलिए चू फैंग केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। उसे यह गारंटी देनी थी कि उसके पास प्रस्थान करने से पहले एक निश्चित जीवन रक्षक विधि है। पूरे एक दिन का उपयोग करते हुए चू फैंग ने लिंग्यून स्कूल से प्राप्त सभी गहन औषधियों को परिष्कृत किया। इसने चू फैंग के डेंटियन में परिवर्तन किया जो लंबे समय तक शांत था, लेकिन अंत में चू फैंग अभी भी गहन क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ था। लेकिन चू फैंग निराश नहीं हुआ। यह उससे बहुत दूर नहीं था जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी, और हालांकि वह इसे तोड़ने में असमर्थ था, चू फैंग को अभी भी महसूस हो रहा था कि यह बहुत दूर नहीं था। अगर उसे कुछ और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड दवा मिल जाए तो वह सफलता हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। उस समय चू फैंग एसेंस पूल से भी गहरे स्थान पर था। वह स्थान शांत था और उसके लिए साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से अपने शरीर के भीतर मूल शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तारांकन हम नंगी आंखों से दिखाई देने वाली नीले रंग की गैस की एक परत वर्तमान में चू फैंग के चारों ओर घूम रही थी। वे चू फैंग के शरीर से बाहर निकले, फिर आपस में जुड़ गए और एक साथ मिल गए। अधिक से अधिक इकट्ठा हुए और धीरे धीरे यह नीले रंग का कोहरा बन गया।
कोहरा चू फैंग के पैरों के नीचे बढ़ गया और धीरे धीरे उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। वह बीच हवा में तैरता रहा और वह ऊपर की ओर तैरता रहा। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जैसे ही नीला रंग का कोहरा चू फैंग को ऊपर ले गया, वह वास्तव में बदल रहा था और सांप जैसा ड्रैगन जैसा रूप ले रहा था। यहाँ तक कि उसमें से जीवन की आभा भी महसूस की जा सकती थी। फुफकार, लेकिन अचानक कोहरा धुएं और बादलों की तरह गायब हो गया और चू फैंग भी बीच हवा से नीचे गिर गया। अरे, 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाला ये ड्रैगन बहुत कठिन है। चू फैंग का चेहरा बहुत बदसूरत था, क्योंकि 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन पर नियंत्रण की कठिनाई उसकी कल्पना से परे थी। भले ही वह था, वह इसे जल्दी से समझ नहीं सकता था। अभी वह सबसे सरल पहले चरण तक भी नहीं पहुंचा था। ताली ताली, लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के पीछे जोरदार और स्पष्ट तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अध्याय 320 बर्फ और आग का सम्मिलन। पूर्वज। अपना सिर घुमाकर देखने पर चू फैंग को पता चला कि यह जो ड्रैगन संस्थापक था। ताली बजाते हुए वह उसकी ओर बढ़ा और उसके चेहरे पर प्रशंसा की मुस्कान भी थी। एजियो ड्रैगन फाउंडर के शरीर से सभी दिशाओं में चमक फैल गई और वह सामान्य चेतनाओं से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अपने शरीर के भीतर छिपी अत्यंत भयावह शक्ति के साथ वास्तव में जीवित था। प्रभावशाली। 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाला मेरा ड्रैगन मूल रूप से एक मार्शल कौशल था जिसका मूल स्वर्ग की शक्ति पर आधारित था, इसलिए आमतौर पर केवल स्वर्ग के दायरे में रहने वाले लोग ही इसे सीखने में सक्षम होने चाहिए। हालांकि मैंने यह अनुमान लगाया था कि अगर किसी की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है तो वे विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी गहन शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप केवल मूल क्षेत्र में रहते हुए उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। आपके शरीर में केवल मूल शक्ति ही गर्भवती होगी। एजियो ड्रैगन स्कूल का चेहरा प्रशंसा से भर गया था। पूर्वज, क्या वर्तमान में मेरे पास 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले इस ड्रैगन की साधना करने का कोई तरीका नहीं है? मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक मार्शल कौशल है और मैं वास्तव में इसे समझना चाहता हूँ। चू फैंग ने कहा। हो, बेशक यह एक बहुत ही मजबूत शारीरिक मार्शल कौशल है। यह एक मार्शल कौशल है जिसे मैंने एक गुप्त कौशल से फल दिया है। इसका मूल रूप एक गुप्त कौशल है। नीला ड्रैगन संस्थापक हल्के से मुस्कुराया और उसके बाद उसका शरीर तेजी से ऊपर तैरने लगा। उसके ब्रह्मपूर्ण पैरों के नीचे असीम नीला रंग की गैस वास्तव में संघनित हो गई थी। गैस अधिक से अधिक बढ़ गई और अंत में यह एक विशाल ड्रैगन की उपस्थिति में संघनित हो गई। वह विशाल ड्रैगन लगभग 1 दर्जन मीटर लंबा था। हालांकि यह गैस के संघनन से बना था, इसलिए इसकी आंखें बिना रोशनी के खाली थीं, लेकिन इसके शरीर से एक प्रकार की मजबूत जीवन शक्ति निकलती थी, जैसे कि इसमें मूल रूप से एक आत्मा थी। एक ही पंजा एक पहाड़ की चोटी को काट सकता था और एक दहाड़ 10,000 प्राणियों को हिला सकती थी। लेकिन यह वास्तव में बहुत कुछ नहीं था। फिर उसने देखा कि एजियो ड्रैगन संस्थापक विशाल ड्रैगन के सिर पर खड़ा है और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे हैं। उसका लबादा फड़फड़ा रहा था मानो वह विशाल ड्रैगन का स्वामी हो, और अचानक उसने दूरी की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, जाओ। दहाड़। विशाल ड्रैगन ने तुरंत गुस्से से दहाड़ लगाई और उसके बाद उसके विशाल पंजे हवा में चीरने लगे। ड्रैगन की ताकत हवा में लहराने लगी, फिर वह रोशनी की एक पंक्ति बन गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। हे भगवान, कितनी तेज गति है! उस पल चू फैंग भी अचंभित रह गया, क्योंकि उस समय वह एजियो ड्रैगन फाउंडर की आभा का जरा सा भी एहसास नहीं कर सकता था। लेकिन सम्राट मकबरे की गहराई में चू फैंग अभी भी विशाल ड्रैगन की दहाड़ सुन सकता था। इसका मतलब था कि एजियो ड्रैगन फाउंडर की गति पहले से ही चरम पर थी और चू फैंग की नंगी आंखें भी उसे नहीं पकड़ सकती थी। वाह! एक और गुस्से से भरी दहाड़ ने जंगली हवा की एक लहर को उठाया। वह हवा बहुत तेज थी और चू फैंग को भी स्थिर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह उससे उड़ा जा रहा था और वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और उस पल विशाल ड्रैगन चू फैंग के चेहरे के सामने फिर से प्रकट हुआ, जबकि एजियो ड्रैगन संस्थापक अभी भी विशाल ड्रैगन के सिर पर खड़ा था और वह मुस्कुराया और चू फैंग को देखा। तारांकन हम। एजियो ड्रैगन फाउंडर ने अपनी आस्तीन लहराई और विशाल ड्रैगन गैस के एक टुकड़े में बदल गया और यह एजियो ड्रैगन फाउंडर के शरीर में समा गया। लेकिन उसने थोड़ा असहाय होकर अपना सिर हिलाया, आह भरी, और कहा, आह, मेरे मूल शरीर के बिना मेरे लिए इस मार्शल कौशल की शक्ति प्रदर्शित करना असंभव है। यह उस समय की तुलना में केवल 10वां हिस्सा है जब मैं जीवित था। क्या इतनी ताकत तो उनके जीवित रहते समय से 10वां हिस्सा ही है? तो फिर जब पूर्वज जीवित थे तो वे कितने ताकतवर थे?
चू फैंग ने आश्चर्य से अपना मुंह चौड़ा किया और उसके बाद उसने जोर से सांस ली। वह वास्तव में एजियो ड्रैगन संस्थापक के मजबूत तरीकों से दंग रह गया। वह एक वास्तविक विशेषज्ञ था, उस समय 9 प्रांतों के महाद्वीप में नंबर 1 व्यक्ति होने के योग्य। चू फैंग, मैंने अभी अभी तुम्हें 9 स्वर्गों से गुजरता हुआ ड्रैगन दिखाया है। कैसा लगा? एजियो ड्रैगन संस्थापक ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रभावशाली, ये वास्तव में प्रभावशाली है। ये सबसे गहरा मार्शल कौशल है जो मैंने कभी देखा था। चू फैंग के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। वह एजियो ड्रैगन संस्थापक की ताकत की प्रशंसा करता था और वह इस बात की भी प्रशंसा करता था कि उसने 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन का इतनी स्वाभाविकता से कैसे उपयोग किया। हो, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये सिर्फ एक गुप्त कौशल की नकल है। अगर मैं अभी भी जीवित होता तो मैं आपके सामने उस गुप्त कौशल को प्रदर्शित करता और तब आपको पता चलता कि असली प्रभावशालीता क्या होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि सीक्रेट स्किल मेरी लाश में है और इसे सील कर दिया गया है। जब आप मुझे पुनर्जीवित करेंगे तभी मैं इसे आपको दे पाऊंगा। उससे पहले आपके लिए इस कॉपी के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना सबसे अच्छा है। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने कहा, लेकिन आपने कहा था कि 9 स्वर्गों से गुजरने वाले इस ड्रैगन को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम स्वर्ग की शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे क्या करना चाहिए? चू फैंग ने समाधान के लिए अनुरोध करते हुए पूछा। बेशक एक तरीका है, जैसा कि मैंने अभी कहा, आपकी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है और आपके शरीर में मूल शक्ति की गुणवत्ता भी उच्च है। दोनों एक में मिल जाते हैं और यह आपकी मूल शक्ति को मजबूत बना सकता है, शायद सामान्य गहन क्षेत्र साधकों की गहन शक्ति से भी अधिक मजबूत। यही कारण है कि आपकी युद्ध शक्ति इतनी असाधारण है। अभी मेरे पास एक प्रशिक्षण पद्धति है जो आपको अपनी मूल शक्ति पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देती है। जब तक आप अपनी मूल शक्ति को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तब तक आपके लिए 9 स्वर्गों में ड्रैगन यात्रा के शुरुआती चरण को समझना कोई समस्या नहीं होगी। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसके शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग अधीर होने लगा क्योंकि वह वास्तव में 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन के गहन रहस्य को समझना चाहता था। मेरे पीछे आओ। नीला ड्रैगन संस्थापक उदासीनता से मुस्कुराया, मुड़ गया और सम्राट मकबरे में गहराई तक चला गया। ये देखकर चू फैंग भी उनके पीछे चला गया। दरअसल वह उस समय बहुत उत्साहित था क्योंकि सम्राट मकबरे के भीतर एजियो ड्रैगन संस्थापक ने उनकी आवाजाही की सीमा तय कर दी थी। उसने उन्हें सीमा से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं दी और चू फैंग, जो हमेशा सम्राट मकबरे के खजाने पर अपना ध्यान लगाए रहता था, स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक था कि सीमा के बाहर क्या चीजें हैं। वर्तमान में एजियो ड्रैगन संस्थापक वास्तव में व्यक्तिगत रूप से चू फैंग को उस सीमा को पार करने के लिए ले जा रहा था, इसलिए जाहिर है चू फैंग बहुत उत्साहित था क्योंकि इसका मतलब था कि सीमा के बाहर निश्चित रूप से कुछ था। चू फैंग, वे इसे 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप कमोबेश समझ गए होंगे और आपको पहले से ही पता होना चाहिए था कि यह एक बहुत बड़ी कब्र है। यह एक परम विशेषज्ञ की कब्र है और हम अभी जहां हैं वह कब्र का सिर्फ प्रवेश द्वार है। कब्रों को सिस्टम के आकार के साथ साथ अंदर के खतरे के कारकों के अनुसार रैंक पर आधारित किया जाता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह मकबरा सम्राट मकबरे किस स्तर का है। एजियो ड्रैगन संस्थापक ने कहा। सम्राट मकबरा, पहले से ही यह जानते हुए भी कि यह एक सम्राट मकबरा था, एजियो ड्रैगन संस्थापक द्वारा अपनी पुष्टि दिए जाने के बाद चू फैंग को अभी भी थोड़ा झटका लगा। अगर एजियो ड्रैगन संस्थापक, जो कि शक्तिशाली था, को भी अपनी वर्तमान स्थिति में मजबूर किया गया, तो ये देखा जा सकता था कि सम्राट मकबरा कितना भयानक था। ईमानदारी से कहूं तो उस साल इस जगह पर बहुत से लोग आए थे। उस समय के महाद्वीप के लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, लेकिन दुख की बात है कि कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा। अगर मुझे वह जादुई मोती नहीं मिलता, तो वास्तव में अगर मैं एक टूटी हुई आत्मा भी बन जाती, तो मैं पहले ही बिखर चुकी होती। अपनी वर्तमान ताकत को बनाए रखने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन चू फैंग, वास्तव में हमने उस वर्ष 3 जादुई मोती खोजे थे। अचानक एजियो ड्रैगन संस्थापक मुस्कुराया और बोला, 3, बाकी 2 कहाँ हैं? चू फैंग को झटका लगा। अगर एक मोती पहले से ही इतना जादुई था, तो बाकी 2 कैसे होंगे? लेकिन वह इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक था कि 2 मोती होने के बावजूद एजियो ड्रैगन संस्थापक जैसे काबिल व्यक्ति ने उन्हें क्यों नहीं लिया। क्या ये संभव था कि वह उन्हें नहीं ले सकता था, या फिर कोई और कारण था? उस पल
चू फैंग वाकई बहुत ज्यादा उत्सुक था। जहां तक एजियो ड्रैगन फाउंडर की बात है तो उसने भी इस बार कुछ सस्पेंस पैदा किया। वह हंसा, फिर चू फैंग से बोला, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही 2 अन्य मोती देखोगे। चू फैंग ने ये सुनने के बाद और कुछ नहीं पूछा। वह केवल एजियो ड्रैगन संस्थापक के कदमों का अनुसरण करता हुआ अंदर चला गया। अंत में चू फैंग के सामने एक विशाल गुफा दुनिया दिखाई दी। यह इतनी विशाल थी कि कोई इसकी सीमाएं नहीं देख सकता था, और यह काले कछुए पर्वत श्रृंखला के नीचे की गुफा दुनिया से भी अधिक विशाल थी। लेकिन उस समय जिस चीज ने चू फैंग का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह विशाल भूमिगत दुनिया नहीं थी, बल्कि भूमिगत दुनिया के भीतर एक विशाल और विचित्र झील थी। झील को विचित्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसके एक हिस्से पर बर्फ थी। बर्फ इतनी मोटी थी कि मानो झील के सबसे गहरे हिस्से में जम गई हो और इससे हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक निकल रही थी। झील के दूसरे आधे हिस्से में आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। आग के सांपों का एक बड़ा क्षेत्र कानों को चीरने वाली और भयंकर चीखें निकालते हुए लुढ़क रहा था। इसने दूसरी तरफ की बर्फ के साथ एक तीव्र विपरीतता पैदा कर दी। सच में बर्फ और आग एक साथ मौजूद थे, और बर्फ और आग का मिलन उसकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था।